जी, स्लीप फिजियोलॉजी अब हमें पता है ये सर्कैडियन रिदम है कि दिन में हम जागे होते हैं, रात को सोए होते हैं। और ये सर्कैडियन रिदम कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कर रहा होता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है। हमारा जो होता है ना कॉन्शियसनेस, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं आगे, एक होता है अवेक स्टेज, एक होती है स्लीप स्टेज। अवेक में वही, अब अवेक में जब हम जागे हैं उसमें दो तरह की हैं, या तो हम बिल्कुल अलर्ट हैं या फिर हम लोग टायर्ड हैं। जैसे होता है ना बंदा थका होता है और सब सोने की तैयारी में होता है, वैसे। अब जब पहले अवेक की बात करते हैं, अब अवेक में जब हम अलर्ट होते हैं ना, बिल्कुल जब हम बिल्कुल कॉन्शियस हैं, जैसे अब आप और मैं बैठे पढ़ रहे हैं, तो बीटा वेव्स होंगी, ठीक है। वेव्स पहले हम देख रहे हैं। अलर्ट स्टेज में जब बिल्कुल हम जागे होते हैं ना, तो हम बीटा वेव्स होती हैं। इसको मैंने इस तरह याद किया था, बस्टिंग आउट वर्क, यानी सही। कि इंसान जो होता है वो सब तेजी तेजी से काम कर रहा था। एक मिनट, बल्कि मैं मेरे पास स्लाइड्स पड़ी होंगी, मैं आपको शेयर करती हूँ। सही। वेट, मैंने पढ़ते हुए ना ये स्लाइड्स, इसमें होगी अल्फा वेव्स, और अल्फा वेव्स थोड़ी सी यानी कि वो होती हैं, डिस्टेंट होती हैं। दूसरी स्टेज होती है स्लीप स्टेज। उसमें होता है एक नॉन रेम स्टेज होती है, वो स्लीप होती है, और रैम होता है, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अब जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है उसमें तीन है, N1, N2 और N3। N1 में थीटा वेव्स हैं, अभी आप इसको सिर्फ ऐसे ही देखिए, अभी अगली स्लाइड में ना ये क्लियर हो जाएगा। N1 में थीटा वेव्स होंगी, N2 में के कॉम्प्लेक्सेस एंड स्पीड स्लीप स्पिंडल्स बनते हैं, ठीक है। और N3 वाली जो डीपेस्ट स्लीप होती है ना, उसमें डेल्टा वेव्स होती हैं। N3 डीपेस्ट है, उसमें डेल्टा होंगी। N1 में थीटा और N2 में के कॉम्प्लेक्सेस। और फिर होती है रैम स्टेज। रैम होती है रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट में बीटा वेव्स होती हैं। अब ये अगली वाली स्लाइड पे है, इससे अगली जो स्लाइड है। जी। अब हमने स्टेजेस देख लें। अब एक है अवेक अलर्ट, अवेक टायर्ड, N1, N2, N3 और रैम। अब इसमें ईसीजी वेव फॉर्म्स है। अवेक अलर्ट में हमने पढ़ा था बीटा, बस्टिंग आउट वर्क, और फिर था अवेक टायर्ड, अल्फा वेव्स, ठीक है, अबाउट टू फॉल asleep। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब N1, N2, N3 जो ये स्टेजेस है ना, ये नॉन रैम की है, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली। अब हमने पढ़ा था N1 में थीटा वेव्स होती हैं, और हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखना है कि अब मायोक्लोनिक जर्क्स, ठीक है, कि इसके अंदर मायो अक्सर अक्सर हम लोग सो रहे होते हैं, सोते सोते एकदम ऐसे लगता है कि हम किसी जगह से गिर गए हैं। वो स्टेज होती है ना, वो अभी वो लाइटेस्ट स्टेज होती है, उसमें हम प्रॉपर भी नींद में नहीं गए होते। लाइटेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप, सडन मायोक्लोनिक जर्क्स, 5 to 10% ऑफ टोटल स्लीप। अब मायोक्लोनिक में NIC आता है ना, निक क्लॉनिक, तो N1 इससे याद रखना है, इसलिए यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया है। तो सही। लाइटेस्ट स्टेज है, ठीक है। उसके बाद N2 स्टेज होती है, उसमें के कॉम्प्लेक्सेस और स्लीप स्पिंडल्स बनते हैं। अब इसमें होता है ब्रुक्सिज्म, ठीक है। ब्रुक्सिज्म ये 50% है टोटल स्लीप का। इसमें टीज ग्राइंडिंग होती है, ब्रुक्सिज्म का ही मतलब होता है टीज ग्राइंडिंग, और ये 50% बनाता है टोटल स्लीप। फिर N3 होता है विच इज डीपेस्ट स्लीप, जिसमें डेल्टा वेव्स होंगी। अब इसमें अच्छा। है 10 to 20% होता है टोटल स्लीप का। लेंथ डिक्रीजेस थ्रू आउट नाइट। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम लेट्स सपोज 9-10 बजे सो रहे हैं, तो डीपेस्ट स्लीप होगी ना वो ज्यादा होगी, 3-4 घंटे लेट्स सपोज हम डीप स्लीप में हैं। लेकिन हम 12, 1, 2, 3 बजे रात को जितना लेट सोएंगे, उतनी हमारी डीप स्लीप कम होगी। N1, N2 स्टेजेस तो ज्यादा होंगे, लेकिन N3 वाली स्टेज में हम बहुत थोड़ी देर के लिए जाएंगे। इसलिए इट्स बेटर टू स्लीप अर्ली एट नाइट, उससे नींद अच्छी आती है, क्योंकि उसमें N3 स्टेज ज्यादा होती है। इसलिए लिखा हुआ है डेप्थ डिक्रीजेस थ्रू आउट नाइट। फिर रैपिड आई मूवमेंट हमने पढ़ी। रैपिड आई मूवमेंट में बीटा वेव्स होती हैं। ये है ए टॉनिक होती है, इमोबाइल। इसमें हम आंखें बंद करके लेटे हैं सोने के लिए। ए टॉनिक होगी, मसल्स की टॉनिसिटी बिल्कुल वही, टॉनी मतलब यानी कि वो जो ए टॉनिक मतलब मसल्स बिल्कुल फ्लैसिड होंगे, इमोबाइल होंगे। ऑटोनॉमिक में क्या होगा, हार्ट रेट ज्यादा होता है, फिनाइल टेमिसेंस होती है, और 9 to 120 मिनट्स की टोटल स्लीप है ये, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे मतलब। और इसके अलावा 15% ऑफ स्लीप का पार्ट बनाती है रैपिड आई मूवमेंट। इसकी करेक्टरिस्टिक्स यही है, बस ये याद करनी है। अच्छा जी, अब इसके अगली वाली स्लाइड पे आ जाए। अब इसकी पैथोलॉजी है कि हर जो स्टेज है उसमें क्या पैथोलॉजी हो सकती है। अब अवेक अलर्ट और अवेक टायर्ड में कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन जो स्लीप है ना, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, इसमें हो सकती है। N1 स्टेज जो लाइटेस्ट स्टेज होती है, जैसे हमने सोने के लिए आंखें बंद किया, हम लेट गए सोने के लिए, अभी लाइटेस्ट स्लीप में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, विच इंक्रीजेज इन N1, ठीक है, इंक्रीज इन N1। मतलब है कि अब ऑफकोर्स अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा, हमें सांस सही से नहीं आना होगा, तो अभी इसको हमें गहरी नींद भी नहीं आएगी, तो लाइटेस्ट स्लीप ही होगी हमारी उस वक्त।
एंड टू स्टेज में ब्रुक्सिज्म हमें पढ़ा था कि एंड टू में ब्रुक्सिज्म होता है, तो इसलिए इसमें जो वो होगा ना मतलब जी जी। अच्छा ये इन्होंने के एस एस जो लिखा हुआ है ना निमोनिक, हम्म। वो जो N2 में लिखा हुआ है, N2 में ये बताया हुआ है ना ब्रुक्सिज्म होता है, और आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्होंने ब्रुक्सिज्म में के एस एस ऐड कर दिया है। तो इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें के कॉम्प्लेक्सेस और स्पिंडल्स होते हैं ना, तो हम्म। उसका निमोनिक याद रखने के लिए ब्रुक्सिज्म में के और एस यानी कि के कॉम्प्लेक्सेस और स्पिंडल्स होते हैं। N2 हो गई। N3 में फिर इन्होंने बताया हुआ है पैथोलॉजी में कि इसमें स्लीप वॉकिंग, क्योंकि डीपेस्ट स्लीप है इसलिए हम सुबह उठते तुम्हें याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ। स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स, बेड वेटिंग, ये सब N3 स्टेज में होता है डीपेस्ट में। फिर एंड में रैपिड आई मूवमेंट बताया हुआ है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप किस में ज्यादा बढ़ जाती है, हमें पता है कि जब भी कोई बंदा डिप्रेशन में होगा तो रैपिड आई मूवमेंट में ही होता है ना कि बंदे को भी सही से नींद नहीं आई होती, मतलब आईज अभी भी मूव कर रही है टू एंड फ्रो, ऑक्सीडेशन है उसमें। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमें गहरी नींद नहीं आती, उसमें नॉन रेम स्लीप कम होती है और रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पैथोलॉजी में लिखा हुआ है कि रेम स्लीप की पैथोलॉजी है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या होगा रेम लेटेंसी, यानी कि रैम लेटेंसी हो जाती है कम और रैम डेंसिटी हो जाती है ज्यादा और रैम ड्यूरेशन, मतलब रैम लेटेंसी का क्या मतलब होता है, लेटेंसी कब यूज करते हैं हम टर्म के, लेटेंसी यानी कि उस हम्म, मुझे लगता है जब ये डिले होता है ना स्लीप। हाँ मतलब देखें कोई भी चीज जब हम किसी चीज से निकलने का टाइम बता रहे होते हैं ना, तो जैसे रैम लेटेंसी उन्होंने कहा कम हो गई है, कम क्यों हो गई है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम के लिए बंदा रैम स्लीप में रह रहा है, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा हो जाएगा रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप का, उसकी लेटेंसी कम हो जाएगी। अब मुझे लेटेंसी का मतलब समझाना नहीं आ रहा आपको, मैं पता नहीं समझ आपको गया, मैं समझ वो गया। आया होगा कि हाँ, हाँ, तो इस डेंसिटी भी बढ़ गई, ड्यूरेशन भी बढ़ गया, लेकिन उसकी लेटेंसी जो है वो कम हो गई ठीक रैपिड आई ठीक। मूवमेंट की। यही उसकी डिजीज है सारी, अब उसमें सारे में ना यही बातें लिखी हुई हैं, एक्स्ट्रा और कोई बात नहीं है। जैसे अब हम स्लीप फिजियोलॉजी यहाँ से पढ़ लेते हैं एक दफा। Sleep cycle is regulated by circadian rhythm, which is driven by suprachiasmatic nucleus of hypothalamus. Circadian rhythm controls nocturnal release of adrenocorticotropic hormone, prolactin, melatonin, norepinephrine. यानी कि इसमें सब सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई जो होता है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, ठीक है, वो जो पाइनियल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, पाइनियल ग्लैंड मेलेटोनिन रिलीज करता है, हमें पता है रात को मेलेटोनिन ज्यादा रिलीज होता है। तो ये सर्केडियन रिदम के साथ एसोसिएटेड है, रात को सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग सुप्रास्केलेटिक न्यूक्लियाई ने ये हार्मोन्स रिलीज करने हैं, जिन्होंने आगे यानी कि मेलाटोनिन की सिक्रीशन को ज्यादा करना है। अब उन्होंने कहा सुप्राकेलेटिक न्यूक्लियाई किस तरह रेगुलेट होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय एनवायरनमेंट, लाइट। ऑफ कोर्स जब दिन में लाइट होगी, हम्म। लाइट जो होती है ना सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई को रेगुलेट करके रखती है। तो अगर रात के वक्त लाइट नहीं होती तो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई क्या करता है, एसिटाइलकोलिन, वो सॉरी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, मेलाटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये सब हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है। ये सब हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास पाइनियल ग्लैंड होता है, नोरेपिनेफ्रिन पाइनियल ग्लैंड पे एक्ट करता है, मेलाटोनिन की सिक्रीशन को ज्यादा करता है, इसलिए रात के वक्त मेलाटोनिन ज्यादा होता है बॉडी में। एक तो ये बातें बताई हुई हैं पहले पैराग्राफ में। फिर आगे उन्होंने बताया कि दो स्टेजेस होती हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिटूरेट्स आर एसोसिएटेड विद डिक्रीज रेम स्लीप, क्योंकि हमें पता है कि ये इंसान को बिल्कुल बेहोश वगैरह कर देते हैं ना, अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिटूरेट्स, ये सारे एडिक्टिव हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप इसमें कम हो जाएगी और डीप स्लीप भी कम हो जाएगी, और पेशेंट किस स्टेज में रहेगा, N1 और N2 में ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो वो होती है रैपिड आई मूवमेंट वाली होती है उसमें आप ये ऐसा समझे कि आंखें बंद करके लेटा हुआ है लेकिन अभी प्रॉपर नींद में गया नहीं है, अभी जाने की तैयारी में है, वो होती है रैपिड आई मूवमेंट वाली। ठीक है, अब रैपिड सही आई है। मूवमेंट वाली कम हो जाएगी क्योंकि वो बेहोश रहता है ज्यादा टाइम के लिए, होश में होता ही नहीं, इससे ज्यादा कम है, और डीप स्लीप भी नहीं आती इससे, N1 और N2 वाली स्टेजेस रहती हैं। इसलिए जो ये जितने भी एडप्टिव्स है ना, रैम को और M3 को कम कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है नोर एपिनेफ्रिन ऑल्सो डिक्रीजेस रैम स्लीप, नोर एपिनेफ्रिन भी रैम स्लीप को कम करता है रैपिड आई मूवमेंट वाली। फिर है बेंजोडाइजेपिन्स आर यूजफुल फॉर नाइट टेरर्स। तो नाइट टेरर्स के लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि वो N3 में नाइट टेरर्स होते हैं और बेंजोडाइजेपिन्स N3 को ही कम कर देगा। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन्स आर यूजफुल फॉर नाइट टेरर्स एंड स्लीप वॉकिंग बाय डिक्रीजिंग N3 एंड REM स्लीप। ठीक है, सही है। आगे फिर स्टेजेस बताएंगे हम, अवेक आइज ओपन, अवेक आइज क्लोज्ड,
अवेक में इन्होंने बताया कि अलर्ट है, एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन, बीटा वेव्स होती हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट एम्पलीट्यूड, बस्टिंग आउट वर्क, इससे हमने याद दिया था। फिर अवेक क्लोज्ड, उसमें अल्फा वेव्स होती हैं, आगे इन्होंने बीबीएस का बताया। फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट में 3 स्टेजेस होती हैं, N1 जो कि 5 to 10% होता है, N2 50% ऑलमोस्ट या 45%, N3 जो होता है वो 20% में पड़ा था, 15 to 20। वही इन्होंने बताया है कि 5% N1, 45% N2 और 25% N3, यानी कि 75% नॉन रेम स्लीप है, बाकी का जो 25% होता है वो रेम स्लीप होता है सेकंड हाफ ऑफ नाइट पे। हमारी जो फर्स्ट हाफ होती है ना, देखिए रात को 9-10 बजे सोए हैं, उसमें नॉन रेम से स्टार्ट हो N1 N2 N3 स्टेज होगी, उसके बाद जब उठने का टाइम होता है सेकंड हाफ ऑफ नाइट पे, तो वो रेम स्लीप होती है। हम आंखें बंद करके लेटे होते हैं, ऐसे ही होता है ना सुबह के वक्त, ऑलमोस्ट उठने वाले होते हैं, जब वो सेकंड हाफ ऑफ नाइट पे जो होता है रेम स्लीप होती है। अच्छा, अब नॉन रेम में N1 स्टेज है, लाइट स्लीप है, थीटा वेव्स होती हैं इसके अंदर। N2 हमने पढ़ा था ब्रुक्सिज्म होता है इसके अंदर, डीपर स्लीप वेयर ब्रुक्सिज्म अकर्स। ब्रुक्सिज्म से हमने के ऐसा से याद किया था, इनके स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और फिर उसके बाद N3 स्टेज की 25% डीपेस्ट नॉन रेम स्लीप, स्लो वेव्स होते हैं, स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स, बेड वेटिंग अकर होती है N3 स्टेज में। और इसमें कौन सी वेव्स होती हैं? डेल्टा वेव्स होती हैं, जिसके लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, डीपेस्ट स्लीप स्टेज होती है उसमें, ठीक है। सही है। और इसके अलावा फिर हमने पढ़ा रेम स्लीप। रेम जो होती है लॉस ऑफ मोटर टोन, हमने पढ़ा था एटॉनिक इमोबाइल, ठीक है। तो मसल, अक्सर आपने देखा होगा मसल पैरालिसिस हो जाता है, हम हिलना चाह रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी हिल नहीं रही होती। सही। तो ऐसा कब होता है? जब मसल्स की टोन खत्म हो जाए, एटॉनिक हो जाए मसल्स। तो ये जो स्लीप मसल पैरालिसिस होता है वो भी रेम स्टेज पे होता है, ठीक है। द लॉस ऑफ मसल टोन, इंक्रीज ब्रेन ऑक्सीजन यूज, वेरिएबल पल्स या बीपी, एसिटाइलकोलिन इसमें ज्यादा रिलीज होगा। रैम इज व्हेन ड्रीमिंग नाइटमेयर्स। रैम ने पढ़ा सही। था कि, एक मिनट, ड्रीमिंग, ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने ये बताया है कि रैम इज व्हेन ड्रीमिंग, जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तो भी रैम होती है, नाइटमेयर्स हो तब भी होती है। अब देखिए नाइट टेरर होता है, एक नाइटमेयर होता है। अगर नाइटमेयर्स होते हैं ना, जैसे ख्वाब में बंदा डर जाता है, वो रेम स्लीप में है। लेकिन नाइट टेरर्स होते हैं जो, वो N3 स्टेज पे होते हैं, दोनों में फर्क है। ये होते हैं नाइट टेरर्स, वो N3 में, और नाइटमेयर्स होते हैं वो रैपिड आई मूवमेंट में। एंड फिनाइल या क्लाइटोरल ट्यूमिसेंस occurs may serve a memory processing function, extraocular movements due to activity of PPRF, यानी कि पैरामीडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होता है, उस कनेक्शन की वजह से हमारे पास ये जो रैपिड आई मूवमेंट होती है, कॉन्जुगेट गेज सेंटर भी कहते हैं जिसको। अच्छा, occurs every 90 मिनट्स, मैंने ये भी बताया था कि 90 से 120 मिनट्स, यानी कि 1.5 से 2 घंटे के लिए होती है रैम स्लीप। तो occurs every 90 मिनट्स एंड ड्यूरेशन इंक्रीजेस थ्रू आउट नाइट। तो जितना ज्यादा हम रात को लेट सोएंगे, उतना रैम स्लीप ज्यादा होगी। हम डीप स्लीप नहीं जा सकेंगे ना, तो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप ज्यादा होगी। तो इसमें वही बता रहा है कि ईसीजी वेव फॉर्म्स, हमने पढ़ा था कि नॉन रैम में जो N3 स्टेज होती है ना, वो दैट लेंथ डिक्रीजेस थ्रू आउट नाइट, क्योंकि हम जितना लेट सोएंगे रात को उतनी गहरी नींद कम आएगी, और जितना लेट सोएंगे रात को उतना रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज ज्यादा होगी। वही बात इन्होंने ऐड की है। अच्छा, अब इसमें वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स होती हैं रैम स्लीप में। अब हमने बीटा और कहाँ पढ़ा था? अवेक में, ये पढ़ा था ना, अवेक आइज ओपन में बीटा पढ़ी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली। रैम स्लीप में भी बीटा सही। वेव्स होती हैं। चेंजेस इन एल्डरली, अब बुढ़ापे में किस तरह चेंज आता है एल्डर्स में? एक तो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप हो जाती है कम, एक रैपिड आई मूवमेंट वाली भी कम हो जाएगी, N3 वाली भी कम हो जाएगी, N1 N2 होती है इसमें ज्यादा, जैसे बार्बिट्यूरेट्स वगैरह की यूज से भी N1 N2 ज्यादा होती है, इनके भी यूज से N1 N2 तो ठीक होगी। अच्छा, अब स्लीप लेटेंसी बढ़ जाती है। स्लीप लेटेंसी बढ़ने का क्या मतलब है? कि आपको सोने में टाइम ज्यादा लग रहा है। हमने पढ़ा था ना REM लेटेंसी ज्यादा हो जाती है, हाँ। बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब था कि सोने में बिल्कुल। टाइम ज्यादा लगता है, तो स्लीप लेटेंसी बढ़ जाती है। लेकिन जब सो जाते हैं तो रैम कम होगा, N3 कम होगा, डीप स्लीप भी नहीं होती, रैपिड आई मूवमेंट वाली भी कम होती है, N1 N2 में रहता है ज्यादा एल्डर्स ना। और अर्ली अवेकनिंग, सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। और उसके बाद चेंजेस इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में किस तरह चेंज होगा? रैम स्लीप ज्यादा हो जाती है रैपिड आई मूवमेंट वाली, क्योंकि गहरी नींद में नहीं है पेशेंट, रैम लेटेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा N3 डीप स्लीप भी कम हो जाती है, रिपीटेड नाइट टाइम अवेकनिंग्स, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग्स, बार बार आंख खुलती है, ठीक है, टर्मिनल इंसोम्निया।
डिप्रेशन में ये होगा ना कि आप रात को बार-बार उठोगे, डीप स्लीप भी नहीं होगी, रैम लेटेंसी भी कम होगी, सुबह भी जल्दी उठ जाओगे, डिप्रेशन में ये चेंजेस होंगी, नींद नहीं आएगी सही तरीके से। फिर चेंजेस होती है नार्कोलेप्सी में। नार्कोलेप्सी में क्या होता है कि हमारे पास रैम मैंने आपको नार्कोलेप्सी का भी भेजा था ना, नार्कोलेप्सी जो मैंने आपको 4 स्लाइड्स हैं, उसमें से लास्ट वाली स्लाइड देखें, वो है नार्कोलेप्सी। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ओरेक्सिन हाइपोकोरेक्टिन 1 प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। इसमें होता है नार्कोलेप्सी में क्या होती है पैथोलॉजी क्या है इसकी कि ओरेक्सिन जो होता है ना, ओरेक्सिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हमारे पास जो ओरेक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उनकी कमी होती है। जब ओरेक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उससे क्या होता है हमारे रात को ना मतलब सोने में मसला होता है। तो अब नार्कोलेप्सी मैंने बताया है कि रैम लेटेंसी हो जाएगी कम। अच्छा, अब इन्होंने ये भी लिखा है साथ कैन बी मेजर्ड इन सीएसएफ। तो अगर हम ओरेक्सिन की मेजरमेंट करना चाहते हैं, सीएसएफ में होता है ओरेक्सिन, न्यूरॉन्स है ना, तो न्यूरॉन्स रिलीज करेंगे कोई भी चीज तो वो आएगा उसके अंदर सीएसएफ में। तो सीएसएफ के अंदर हम मेजर करके ओरेक्सिन को नार्कोलेप्सी का डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके सिम्टम्स वही बताए हैं कि सडन कैटाफ्लेक्सी, डे टाइम स्लीपीनेस, ट्रीटमेंट है बुटानाफिल, ताकि रात को जो है आराम से आंख लग सके। अब ये है चेंजेस इन नार्कोलेप्सी, रैम लेटेंसी कम हो जाएगी, ठीक है, रैम लेटेंसी कम होगी और सोने में यानी कि टाइम लगेगा। एट नाइट बैट्स ड्रिंक ब्लड, ये उन्होंने मॉर्निंग बताया था। नहीं, रैम लेटेंसी कम होने का क्या मतलब है? एक मिनट, रैम लेटेंसी कम होने का मतलब है लेटेंसी ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि सोने में टाइम लगता है। लेटेंसी कम होने का मतलब है कि जल्दी नींद आएगी। जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेटेंसी कम क्यों हो रही है? हाँ, लेकिन लेटेंसी कम क्यों हो रही है अच्छा इसके अंदर देखें, रैपिड आई ये ना, मूवमेंट? ये ऐसा चार्ट है ना, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। मैं डिफ़िकल्टीज इस सेंस में कह रहा हूँ कि इसको अगर आप इस तरह याद करो जिस तरह इन्होंने दिया हुआ है तो वो फिर भूल जाता है बंदा। लेकिन अगर हम इस तरह करें ना, इसके लिए कोई नेमोनिक शेमोनिक बना दे तो ईजी रहता है। अब ये पूरा ऊपर वाला ना, उसके लिए आपने जो याद किया है उसको इसी तरह रहने दो। मैंने इसको इस तरह किया है कि जो बीटा मतलब जो बैट्स ड्रिंक ब्लड है ना, बैट्स ड्रिंक ब्लड, ये थोड़ा सा मेरे लिए इजी था। बहरहाल अब मैं अवेक हूँ तो मेरा बीटा वेव्स काम कर रहा है। जैसे ही मैंने सर रखा, आंखें बंद की, लाइट स्लीप में चला गया तो अल्फा वेव शुरू हो गया। लाइट स्लीप में नहीं गया, सिर्फ मैंने आंखें बंद कर दी तो ये मैंने अल्फा वेव्स मेरे आ गए। सही है, बीटा से मैं अल्फा में चला गया। अब जब मैं लाइट स्लीप में चला गया तो मेरा थीटा वेव्स आ गए। अब ये जो थीटा है ना, जिस तरह हम बोलते हैं यार ये थीटा बंदा, थीटे, तो थीटा बेसिकली लाइट है। सही है, लाइट बंदा है बिल्कुल। अब अगर आप N2 में चले गए, मतलब ये देखें नॉन रेस्टिंग आई मूवमेंट N2, तो यहाँ पर एक सीन है, वो ये है कि जो बंदे, जो लोग टुथ जो है, टुथ टू है ना, तो टुथ जो लोग छपाते हैं, मतलब ब्रसिज्म आपने देखा होगा, वो लोग होश में तो नहीं होते ना, तो मतलब वो डीप स्लीप में चले गए हैं। सही है। अब डीप स्लीप में जब चले गए हैं तो आपके पास वो बैट्स वाला यहाँ पे स्लीप वाला स्पिंडल वो डाल दो, सही है, या थीटा डाल लो। बहरहाल अब जब आप N3 में चले गए हो, मतलब N3 वो स्लीप है कि जो डीपेस्ट स्लीप होता है, और क्वालिटी ऑफ स्लीप इसी को कहते हैं। अगर आपने किसी से पूछना है ना कि यार आपकी नींद कैसी है, और वो आपको बोलता है यार नींद बहुत ज़बरदस्त आती है मुझे, तुम समझ जाओ कि उसका जो N3 वाला है ना, ये उसका ज़बरदस्त है। मतलब ये ऐसा स्टेज है ना जिसमें आप किसी को उठा नहीं सकते हो, फुल, मतलब वो ऐसा, मतलब कि बिल्कुल बंदा डीप स्लीप में चला गया। तो डीपेस्ट स्लीप इसको दिया गया है नाम, कि डीपेस्ट नॉन रेस्टिंग आई मोमेंट स्लीप है। तो ऑब्वियसली अगर आप सोचो एक बंदा है बिल्कुल डीप स्लीप में चला गया है, आप उसको उठा नहीं सकते हो, लेकिन अगर ख़ुद वो चाहे ना तो इतना, मतलब नींद में वो इतना घुसा हुआ है कि उसमें वॉक भी कर सकता है। ठीक है, और फिर नाइट टेरर और बेड बैटिंग भी इसी में डाल लो। अच्छा, अब ये इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेस्टिंग आई मोमेंट स्लीप है, ठीक है, जो ओल्ड बंदे होते हैं ना, वो सुबह जल्दी उठते हैं। सही है। और वो जब सोते हैं ना तो उनका जो सोना है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं उनको, तो जो स्लीप लेटेंसी है ना वो उनकी बढ़ जाती है, आसानी से सो नहीं सकते। ठीक है। सही है। ओल्ड एज में लोग डरते नहीं हैं, उनको नाइट टेरर नहीं आते। सही है।
और हम्म, मतलब ये है कि स्लीप वॉकिंग उनका नहीं होता, मैच्योर होते हैं, ठीक है, तो उनका N3 वाला कम हो जाता है। और फिर जब आप ठीक है। चले जाओ मतलब उनका जो अगर आप देखो अम, बस हाँ यही है, ठीक है। और अगर आप उस दूसरी तरफ मतलब चेंजेस इन डिप्रेशन में देखो, तो डिप्रेस लोग जो है वो आपका मतलब ये है कि वो स्लीप वॉक भी कर सकते हैं, वो बेड वेटिंग भी कर सकते हैं, उनको टेरर्स भी आ सकते हैं, सही है, तो मतलब रैम वाला उनका बढ़ गया है। और अगर फिर आप ठीक दूसरी है। तरफ देखो, ये जो रेस्टिंग आई मोमेंट वो है, स्लीप है, ये उनका बढ़ गया है, मीन के यहाँ पर आप रैम रैम इनका बढ़ गया है ना, तो स्लीप टाइम में जो इंक्रीज रैम स्लीप टाइम है, उसमें आप ये चीज़ें डाल दो कि नाइट मेयर्स, ड्रीमिंग, सही है, पीनाइक लैटरल ड्रीम्स, ये इनका बढ़ जाता है। लेटेंसी इनकी कम हो गई है, मतलब ये जलती वो सीन है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप इसका इफेक्टेड है, N3 कम है, ये बहुत ज़बरदस्त है कि रैम कम हो गया है, सही है, मतलब सोते तो जलती है, लेकिन प्रॉब्लम N3 का है, क्वालिटी ऑफ स्लीप उसका इफेक्टेड है। और रिपीटेड सही। नाइट अवेकनिंग है, मीन के बार बार उठ रहे हैं, सही है। और ये मतलब ये है कि इनका अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है, सही है। इंसोम्निया में यही होता है ना, हमारे मेन क्वेश्चन ये होता है कि आप जल्दी उठते हो सुबह, आपको रात को नींद नहीं आती और आप सुबह जल्दी उठते हो, तो ये सुबह जल्दी उठना एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है। बहरहाल ये हम्म, ओवरऑल इसको कोई भी तरीका बनाओ, इसको याद करना है बस। इसमें सिर्फ मैं ये बात ऐड करना चाह रहा हूँ, रेस्टिंग आई मूवमेंट में आप चूंकि क्या बोलते हैं कि उसको आप आई को हिला रहे हो, ठीक है, कंजुगेट गेज सेंटर जी। है, तो आप ऑक्सीजन सही है। कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है, आपका ब्रेन जो है ना वो सही है। ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है, वेसल्स वेसो एक्टिव है। डायलेटेड है, और मतलब ये है कि इंक्रीज एसिटाइल कोलिन है। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन जो है ना वो ऑक्सीजन कंजम्पशन यहाँ पर ज़्यादा है, सही है। और ठीक है। बस हाँ, इसमें यही चीज़ें, और तो कुछ नहीं है। जी जी। लेकिन है मुश्किल, जितना मतलब इस तरह लग रहा है ना, इसको पूरा रट्टा है बस शॉर्ट टर्म में ना, किसी तरीके से इसको याद जी, करना है। ऐसे ही है। हाँ इसीलिए मुझे स्लीप फिजियोलॉजी और बेसल गैंग्लिया दोनों ही जहर लगते हैं। दोनों म्यूचुअल करते हैं। हाँ, तो इसमें बस आई थिंक इस मोर देन इनफ जो आपने इसमें डिटेल से बताया। और वेव्स तो इन्होंने नहीं दिए ठीक ना है यहाँ फिर। पर, जी। वेव्स तो नहीं दिए, वेव्स। वेव्स वही ना, अब लिखी भी तो थी साथ। हाँ तो अच्छा, वेव्स बनी हुई नहीं थी। वो हाँ मैंने बनी जो हुई डायग्राम, नहीं, हाँ, मैंने आपको जो भेजी है ना, बिल्कुल उसमें बिल्कुल डायग्राम उसी बनी में हुई है। सही है, बस ये और बीटा दैट मेक सेंस। अल्फ़ा, और ये थीटा है फिर, और फिर ये स्लीप स्पिंडल वाले हो गए, के कम्प्लेक्सेस आ गए, स्टेज जी जी। N3 वाले, ये डेल्टा बड़े बड़े, डेल्टा बड़े बड़े हैं, और ये बाकी जो है ना वो छोटे छोटे, सही है। लेकिन क्योंकि वो इसलिए मेजॉरिटी बढ़ ऑफ द रहे हैं स्लीप जो है वो जिससे हमारा N2 वाला फेज होता है, सही है। हाँ, और N1 इज़ जितना ब्रेन ऑलमोस्ट, एक्टिव होगा, हाँ हाँ, जितना ब्रेन एक्टिव होगा उतनी ज्यादा वेव्स बनेंगी छोटी छोटी। जब ब्रेन एक्टिव नहीं होगा तो बड़ी वेव्स बनेंगी और थोड़ी बनेंगी, क्योंकि ब्रेन स्लीप मोड में है तभी, इसलिए। हाँ। और ये जो 5% है N1 है, 45% N2 है, स्टेज N3 इज़ 25%, एंड देन रेस्टिंग आई मोड स्लीप इज़ ओनली 25%। और जो ठीक है। रेस्टिंग आई मोमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं ना, हम्म, इसमें मतलब ये है कि एटोनिया होता है, सही है, और दैट विल लीड टू ड्रीम इनैक्टमेंट। सो ड्रीम इनैक्टमेंट में वो वायलेंट जर्की मूवमेंट जो आते हैं ना, मतलब क्वेश्चन आया था यू वर्ड में कि एक बंदा है और वो ना उसको स्लीप में ना जर्की मूवमेंट्स कर रहा है, और उसकी वाइफ परेशान है, मतलब कभी ना उस वाइफ को मुक्का भी मार देता है, तो वो कहता है ये क्यों हो रहा है, उस कौन सा उसमें स्लीप का पूछा था, तो वो रेस्टिंग आई मोमेंट स्लीप है, सही है, क्योंकि ये रेस्टिंग आई मोमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है, कि इसमें लॉस ऑफ यानी कि ओटोनिया दैट विल लीड टू दी ड्रीम इनैक्टमेंट एंड वोकलाइजेशन, कभी कभार हाँ, उसमें चीख भी अगर मारता है। रैम, बेसिकली रैम स्लीप ज्यादा होती है उसमें क्या होता है? उसमें ना आपका जो टोन है ना बॉडी का, यानी कि लॉस ऑफ एटोनिया हो जाता है, जिस तरह स्लीप में
होना ये चाहिए कि हमारा टोन ना हो। मतलब स्लीप में अगर मैं सोया हूँ तो मेरे मसल्स में टोन नहीं होना चाहिए, इनका वो हाँ एटोनिया लॉस हो जाता है, प्रॉब्लम ये आता है। सही है, उसका टोन होता है मतलब, और वोकलाइजेशन भी होती है। और इसका कॉमन एसोसिएशन लेवी बॉडी डिमेंशिया है एंड पार्किंसन डिजीज़ है, जो कि यू वर्ल्ड में दिया था। ठीक है, मुझे इसकी पिक्चर बना के भेज दें, अगर आपके पास लिखा हुआ है तो। मैं आपको वो जो मैंने लिखा है मैं आपको वो भेजता हूँ। हाँ एक वो मिनट मुझे अच्छा, पिक्चर भेज दें। ये मैंने कॉपी करके और एक मिनट, चल ये समथिंग वेंट रॉन्ग, क्लिक टू लर्न मोर। अच्छा जी, तो अच्छा, अच्छा, अगर जबकि मूवमेंट रेम स्लीप ज्यादा होती हैं, हाँ, अगर आप जैसे बता रहे इनके जबकि मूवमेंट्स रेम स्लीप में ज्यादा होती हैं, तो मैंने जब पढ़ी थी, मैंने रटी मेडिसिन में देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो ऐसा लगता है ना, रात को हम सो रहे होते हैं और एकदम से गिर गए, हम्म, तो ये वाली अभी हमने पढ़ी, ये हमने इसमें नहीं पढ़ी रैपिड आई मूवमेंट में। नहीं नहीं, हमने पढ़ा ना कि ये जो मायोक्रोनिक जर्क्स होते हैं, हाँ या हाँ, ये लाइक ये N1 में होते हैं, अभी तो नहीं पढ़ा था। नहीं नहीं, रेस्टिंग आई मोमेंट्स, यानी कि देखें, हमारा जो टोन है ना वो लॉस होना चाहिए। रेस्टिंग आई मूवमेंट में टोन नहीं होना चाहिए। या देखिए, ठीक है। पहला लाइन लिखा है रेस्टिंग आई मूवमेंट स्लीप में कि देयर विल बी अ लॉस ऑफ मोटर टोन। हम्म। नजर आ रहा है आपको? हाँ, यानी कि अगर पेशेंट जो नॉर्मल लॉस ऑफ टोन है, अगर वो लॉस नहीं हुआ, मतलब बॉडी में टोन अभी भी है, तो जबकि मूवमेंट्स आना शुरू हो जर्की जाएंगे। मूवमेंट आएगा और इस कंडीशन का नाम क्या है? हाँ, इस कंडीशन का नाम है रेस्टिंग आई मूवमेंट स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। सही है, मैंने आपको भेज दिया है उस पर, व्हाट्सएप पे। ठीक है। हाँ, और दूसरी ओके। बात कि इसमें ना आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लेवी बॉडी डिमेंशिया एंड पार्किंसन एसोसिएशन याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब अगर आपको कहे कि यार डिफ़िकल्ट टू स्लीप, एक बंदा सो रहा है, आप वो उठ नहीं रहा, तो कहते हैं वो कौन सा स्टेज है, तो तुमने बोलना है ये N3 वाला है, नॉन रेस्टिंग आई मूवमेंट N3। ठीक है, और अगर बोले कि यार इजी टू स्लीप है, अगर आप उसको उठाना चाहो तो जल्दी उठ जाता है, सही है, वो N1 वाला है। ठीक है, और ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्लीप कौन सा है, तो बोलना है N2। ठीक है। 50% होता है। हाँ, और प्रोमिनेंट इन फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट कौन सा है, वो N3 है। सही है, तो ओवरऑल इस पे ना खैर वो भी देख लेंगे, अपने जो क्वेश्चन वेश्चन है वो भी आते रहते हैं। अच्छा, एक तो ये वाला वोकलाइजेशन हो गई जो कि हमने पढ़ा, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। एक नॉर्मली भी जब इंसान सो रहा होता है, तो सोते हुए बातें कर रहा होता है, वो वाला किस स्टेज में आएगा? नॉर्मली होता है ना, अक्सर सो रहे होते हैं, वो रात को बातें कर रहे होते हैं सोते हाँ, सोते। ड्रीम, देखो ड्रीम जो है ना, ड्रीम से आपने याद रखना है रैम, DREM है ना, तो ड्रीम को जी जी। रेस्टिंग आई मूवमेंट डालना है। ठीक है, सही तो है, यहाँ की ये वाली जो ड्रीम वाली आएगी वो रन में आएगी। मुझे लग गया ना, हाँ ड्रीम में आएगी। अगर ये मतलब ये है कि अगर आप बातें कर रहे हो तो ख्वाब देख रहे हो, ख्वाब तो ड्रीम है ना, तो वो रैम में आएगी फिर। हम्म। सही है, ठीक है। और बस यही है, बाकी N3 वाला ऐसा स्टेज है ना कि इतना डीपेस्ट सोया हुआ है कि वो उसमें घूम भी रहा है और उसमें बेड वेटिंग भी कर रहा है और उसको पता ही नहीं है। सही है ना, और ये जो बाकी ठीक वाले है। हैं तो वो रैम वाले, ड्रीम वाले हैं। सही हाँ। है, ड्रीम वाले हैं, आगे। नाइटमेयर्स वाले हैं। सही है, और हाँ, आगे हाइपोथैलेमस है, अगला टॉपिक है। हो गया ये, इसमें कुछ और तो नहीं ऐड करना? हाँ, बस आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। हम्म। अच्छा, तो
अच्छा, ये जो बात मैंने की है ना आपको, ये जो हमने अभी डिस्कस किया ना, हम्म। लेवी बॉडी डिमेंशिया, ये फर्स्ट एड 2025 में भी है, सही है? ओके, हाँ, ये उसमें भी है। अच्छा जी, मैं देखती हूँ। हाँ, अब जाते हैं हम लोग, बात करते हैं किस चीज़ पर। हम बात करते हैं फर्स्ट एड 2025 में ये वाले दिए हुए भी हैं हाँ, ये है, बेस। बिल्कुल ये है उसमें, सही है। और ये मज़े वाली बात बताऊं, ये आपको एनबीएमई में भी आएगा। हाँ, एमबीए में भी है। हाँ, ये उसमें भी तो है। कौन सी वाली अब ये नहीं डिस्टेंस में? पता, अच्छा लेकिन नहीं, ये वो ये ये नहीं पता, लेकिन ये हाँ आएगा ये। एनबीएमई में। तो मैं जो बात आपको बता वो कोशिश कर रहा था, ये है, ये चार्ट, इस पे हमने इस वजह से ज़्यादा टाइम लगाया है कि ये ज़रूरी चार्ट है। जी। हाँ, मतलब ना, ये ऐसी चीज़ों में आता है कि वो बंदा गलत हो जाता है इसमें। तो हाँ, अब जाते हैं हम लोग, बात करते हैं हाइपोथैलेमस पर, ठीक है? हम्म। तो हाइपोथैलेमस में ठीक। हमारे पास ये है कि भाईजान, हाइपोथैलेमस बेसिकली थैलेमस के नीचे है, सही है। और एक तो ये मुसीबत ना, इसमें जगह याद करना, चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो तो हाँ, पहले हमें ये समझना है कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये बिलो द थैलेमस है। और फिर ये है कि इसमें फर्स्ट हमारे होगा पास हमने पढ़ा था ना, मेंटेन, हाइपोथैलेमस से एडीएच के सिक्रीशन का ताल्लुक है। तो ये हाँ थर्स्ट को रेगुलेट करेगा, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करेगा, जी, कंट्रोलिंग एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बिल्कुल एडिनो एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस होते हैं, एंटीरियर वाला एडिनो, पोस्टीरियर वाला न्यूरो। रिलीज ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस, ये बनेंगे हाइपोथैलेमस में, फिर इन हाइपोफाइसिस के थ्रू नीचे आएंगे, स्टोर होंगे पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, स्पेशली एडीएच एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हंगर को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को, सेक्सुअल अर्ज को, इन सब चीजों को हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करते हैं। ओके। सही है। तो अच्छा, इसको प्लान है। इसमें ना हम्म। बेसिकली मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा ना कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर आपने कहा कि एडीएच जो है वो इधर ही बनता है, पोस्टीरियर। बेसिकली ना, जितने भी हमने हार्मोन पढ़ने हैं जो पिट्यूटरी में, तो हम्म उनके जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, टीएसएच, जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होगा, उसका थायराइड रिलीजिंग फैक्टर होता है कोई ना कोई, हर किसी का। हाँ, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये जितनी भी चीजें होंगी, एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन, वो सारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे। फिर वो बिल्कुल आगे एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी बना के वो आगे भेजेगा। दो होते हैं जो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, एडीएच एंड वेसोप्रेसिन। ये वहां बनते हैं, स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, और फिर आगे चले जाते हैं। बिल्कुल, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गए, एडीएच हो गए, ऑक्सीटोसिन, ये चीज़ें बन के नीचे फिर जी आती हैं। अच्छा, तो जी जी। ये मतलब ये कह रहे हैं कि मेंटेन hemostasis by regulating thirst, water balance, controlling the adenohypophysis and pituitary and neurohypophysis posterior pituitary. Release of hormones is produced in the hypothalamus and regulating hunger, autonomic nervous system, temperature and sexual urges. अब ये जो है ना, मुझे लग रहा है कुछ इस तरह है कि टेम्परेचर जो है ना, उसमें जो इसका रोल है हाइपोथैलेमस का, ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन वी हैव दिस सर्कैडियन रिदम एंड स्लीप, इसमें इसका रोल है, ठीक है? तो टेम्परेचर हो गया, सेक्सुअल अर्जेस, टेम्परेचर, स्लीप, सही है, सर्कैडियन रिदम। अच्छा, इनपुट एरियाज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दी, वो जो ओ वी एल टी था, उसमें अगर आपको याद हो, क्या क्या आ रहा था, ओ ओ वी क्या एल टी, मतलब? ओ वी एल टी में हमारे पास कोई इसका अपना नाम था ना, पूरा न्यूक्लियाई के कुछ नाम दिए हुए थे। हाँ इसका था, ओबीएलटी का मतलब होता है ऑर्गेनम वास्कुलोसम लैमिना टर्मिनालिस।
और Organum इसमें vasculosum ओस्मर जैसे lamina terminalis is the organ of what? Organ of कुछ था। ऑर्गन ऑफ कुछ तो नहीं था, नहीं नहीं, ओवीएलटी था। बेसिकली यहाँ पे ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, या ये इसमें होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस के थ्रू एडीएच रिलीज करवाते हैं। अच्छा, और इसका ऑर्गन ऑफ कुछ का मुझे नहीं पता कि क्या। अच्छा, अच्छा, सर्कमवेंटिकुलर ऑर्गन तो नहीं कह रहे हैं? सर्कमवेंट्रिकुलर कुछ था ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ लेट मी चेक इट। ओके, ये है सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स एंड इसमें फिर आपने ये कह दिया कि ऑर्गेनम वेस्कुलोजम लेमिना टर्मिनालिस OVLT एंड दीज आर बेसिकली आई थिंक ओस्मो रिसेप्टर। अगर हम सादा लफ्ज़ों में बोलें तो ये ऑस्मो रिसेप्टर है, ऑस्मोलैरिटी के वो करेंगे। लेकिन ये ज़बरदस्त बात है कि इस जगह पे ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि इट्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर। और यहाँ से हमारे ब्लड में ना ओवरऑल जो स्मिलैरिटी वगैरह है उसका पता भी चलेगा, क्योंकि नाम से कुछ इस तरह लग रहा है। ठीक है, एंड एरिया पोस्ट्रीमा है फाउंड इन द डोर्सल मेडुला, रिस्पॉन्ड टू एमेटिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास है ये जो आई थिंक ये जो एंटी एमेटिक है इसी जगह पे एक्ट करते हैं ना, एरिया पोस्ट्रीमा पे। हाँ, तो हमारे पास फिर है क्या, लेटरल न्यूक्लियस। और लेटरल न्यूक्लियस में क्या है कि लेटरल न्यूक्लियस में हंगर को कंट्रोल करते हैं। देखिए ये जो एक एक ऑर्गन जगह है ना ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आप देखें ये जो एरिया पोस्ट्रीमा है ना, ये आई थिंक हमें ना पिक्चर भी देखने होंगे। खैर जो भी है, लेकिन एरिया पोस्ट्रीमा ना ये वो ट्रिगर जोन है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर आता है और कोई भी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है ना वो एरिया पोस्ट्रीमा को इफेक्ट करेंगे। सही है, असल में ये जगह ये नाम मैंने बहुत सुना है, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि इसको ज़रा सा देखें। मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ऊपर से नीचे का सीक्वेंस होता है ना, तो मेडुला में सबसे नीचे ब्रेन स्टेम के एंड पे बिल्कुल मेडुला में, मेडुला के भी पोस्टीरियर साइड पे एक एरिया पोस्ट्रीमा होता है। तो एरिया पोस्ट्रीमा में एक डॉट समझ लें आप, वहाँ पे कीमो ट्रिगर जोन। सही जब है, भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस होगा और ब्रेन तक जाएगा तो वो वाला एरिया जो होता है ना कीमो ट्रिगर जोन, सही है, वो बेसिकली सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन है ना, वहाँ से हम लोग वहाँ उस एरिया को क्रॉस करके हम ब्रेन तक जा सकते हैं। दो ही जगह हैं, एक तो एरिया पोस्ट्रीमा है और दूसरा हमें बड़ा वो क्या नाम है, ओवीएलटी, ऑर्गेनम सही है, वास्कुलरम वाला। दो ही एरिया होते हैं। जब भी ब्रेन में यहाँ तक सिग्नल आएंगे, कोई भी एक चीज यहाँ तक पहुंची है तो उस एरिया से को क्रॉस करके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आगे जा सकती है। दो जगहों से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो सकता है। इसलिए हमें लिखा है कि जब भी कोई चीज क्रॉस होगी, कोई भी इनपुट आएगा, लेट्स से हाइपोथैलेमस में हंगर को या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को टेम्परेचर को कोई भी सिग्नल आना है हाइपोथैलेमस के पास किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए, तो या तो एरिया पोस्ट्रीमा के थ्रू आएगा या फिर ओवीएलटी के थ्रू आएगा। इसके अलावा कोई रूट ही नहीं है, इन्हीं दो ऑर्गन्स के थ्रू आ सकता है। जब वो आ जाएगा फिर हाइपोथैलेमस अपना सिग्नल दे देगा, हार्मोन्स वगैरह रिलीज करके अकॉर्डिंगली तो क्या सिग्नल आया। सही 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 सही। तो फिर हमारे पास ये है ना कि देखिए ये जो अगर आप देखें ना OVLT की हमने बात की, तो हमने कहा कि यार ये OVLT जो है ना ये ऑर्गेनोवेस्कुलरम लेमिना टर्मिनल, ये एंटीरियर टू द थर्ड वेंट्रिकल है, एंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल पे ही है। ठीक है, और ऑस्मो वो उसको सेंस करता है। सब फॉर्निकल ऑर्गन जो है, सब फॉर्निकल ऑर्गन ये भी एंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल पे है और ये रिस्पॉन्ड करता है एंजियोटेंसिन 2 को। सही है, और ये टेंसिन 2 को, बस ये बात सिर्फ आपने वो करनी है, याद रखनी है। अब हाइपोथैलेमस का जो जी जी हाँ, सब फॉर्निकल ऑर्गन, हाँ सब फॉर्निकल ऑर्गन एंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल और OVLT एंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। सब फॉर्निकल, हाँ सब फॉर्निकल भी एंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। और सब फॉर्निकल ऑर्गन जो है ना SFO, इसको यूं करो कि ये बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 को रिस्पॉन्ड करता है। सही है,
और मीडियन ठीक है। इमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है हमारा पिट्यूटरी। जो हम बोलते हैं ना कि यार हाइपोथैलेमस जो है ना वो मतलब कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, सही है। थायरोडोफिन रिलीज हार्मोन भी कर रहा है भजन, डोपामीन भी यही पे है। तो बेसिकली यहाँ पर ना ये जो कंट्रोल है ना ये मीडियन इमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। और हाँ बस यही है। और पाइनियल ग्लैंड जो है वो फिर हम मेलेटोनिन वाले, ये तो इजी बात है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा बस मैं यही है इसको और ये जो आगे याद करने के तरीके हैं ना इसके, कि कौन सा न्यूक्लियस कैसे है, जो इन्होंने बड़े इसने मैंने खुद ही बता रखे हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेटरल मेक्स यू लीन, हंगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहले हम सिर्फ सिंपल देखेंगे कि कौन सा किसको कंट्रोल कर रहा है, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। एल फॉर लेटरल, एल लेटरल इंजरी मेक्स यू लीन, आगे निमोनिक बता रहा है। लेटरल वाला लीन बनाएगा यानी कि हंगर बढ़ाएगा। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, वेंट्रोमीडियल वेरी मैसिव, मतलब अब वेंट्रोमीडियल जो है सेटाइटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सही है। लेटरल मेक्स यू लीन, वेंट्रोमीडियल वेरी मैसिव, ये सेटाइटी को कंट्रोल करता है। पेट भरेगा तभी तो मैसिव होंगे ना। उसके बाद फिर इंटीरियर, इंटीरियर ए फॉर इंटीरियर, और एसी से एसी याद रखना है, ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। सही। ठीक है, नहीं नहीं, वेंट्रोमीडियल का दोबारा बताना और जरा, वेंट्रोमीडियल का। वेंट्रोमीडियल में वी और एम आ रहा है ना, वेंट्रोमीडियल, हाँ हाँ। वी फॉर वेरी और एम फॉर मैसिव। जब सेटाइटी होगी तभी मैसिव बनेंगे ना। हम्म। तो वेरी मैसिव कब हो गया, जब सेटाइटी होगी। लीन कब होगी, जब हंगर रहेगी ज्यादा। तो लेटरल इंजरी मेक्स यू लीन, वेंट्रोमीडियल क्या बनाती है, वेरी मैसिव, सेटाइटी को कंट्रोल करिए। और एंटीरियर वाला फिर हमने किया है, एंटीरियर न्यूक्लियस, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एसी, कूलिंग को। और ऑफ कोर्स अब एंटीरियर वाला कूलिंग को कर रहा है तो पोस्टीरियर वाला ऑपोजिट हीटिंग को करेगा। सही है। अब वही ना, पोस्टीरियर का उन्होंने बताया हॉट पॉट से याद रखें, ये हॉट, हीट से हॉट, और पी पोस्टीरियर से पॉट, हॉट पॉट। सही है। वैसे हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं, उतना याद करने की जरूरत नहीं। एयर जब एंटीरियर ऑफ कोर्स कूलिंग कर रहा है तो पोस्टीरियर हीटिंग करेगा। फिर सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा कि कैल्शियम रिदम कंट्रोल कर रहा होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, फिर हम पढ़ते हैं शुरू फिजियोलॉजी। सही है। इसीलिए इसका नाम सन सेंसिंग न्यूक्लियाई भी लिखा हुआ है आगे। अच्छा, फिर सुपर ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकल। सुपर ऑप्टिक हमने जब एंडो पढ़ेंगे ना, तो एंडो में हम एडीएच वाले में, जब हम एडीएच की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे सुपर ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होते हैं ना, ये हमारे पास जो करते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाते हैं। सुपर ऑप्टिक एडीएच बनाता है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन बनाता है, ये हम तब भी पढ़ेंगे। अब इन्होंने वही बताया है कि सुपर ऑप्टिक सैड बॉक्स के नाम से, वैसे मैंने इस तरह नहीं याद किया, मुझे एंडो से याद है कि सुपर ऑप्टिक जो होता है एडीएच बनाता है और पैरावेंट्रिकुलर जो होता है ऑक्सीटोसिन बनाता है। अभी उन्होंने सैड बॉक्स याद किया है, एक सुपर ऑप्टिक जो है वो एडीएच बनाएगा एस फोर, और ये पीओ एक्स बॉक्स से उन्होंने आपके पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन बनाता है। ठीक है। अच्छा। इसके और अलावा फ्री फ्री ऑप्टिक होता है। सुपर ऑप्टिक तो पढ़ लिया ना हमने, फ्री ऑप्टिक भी है। जो फ्री हाँ। ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं वो जीएनआरएच रिलीज करते हैं, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं फ्री ऑप्टिक। अच्छा एक दो और भी हैं, जैसे मेमोरी बॉडीज होती हैं, वो भी हाइपोथैलेमस का पार्ट है। मेमोरी बॉडी ना रिसेंट मेमोरी बनाती है हमारी। ठीक है, रिसेंट मेमोरी जो है वो बनाती है मेमोरी बॉडी। इसलिए जो है न्यूक्लियाई के नाम है, नीचे लिखने मेमोरी बॉडी, और साथ ही इसको फंक्शन लिखने मेक्स रिसेंट मेमोरी।
सही सही सही। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में एक आर्कुएट न्यूक्लियस भी होता है। तो असल में ना ये ज़रा इसमें ऐड कर दे, सुप्रा ऑप्टिक में एडीएच आ गया, पैरावेंट्रिकुलर में ऑक्सीटोसिन आ गया, एंड थायरोट्रोफिन भी आ गया, सही है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी आ गए। और ये जो सर्कैडियन रिदम है सुप्रा किस्मेटिक न्यूक्लियस, it basically receives the signal from the optic nerve, and norepinephrine will act over the pineal gland to release the melatonin, सही है। ये स्लीप फिजियोलॉजी में लिखा है। हाँ स्लीप फिजियोलॉजी में लिखा है ना पहले पैराग्राफ में से हाँ बस ये कि है। जो सुप्राकियास्मेटिक वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है जो कि पाइनल ग्लैंड पे करके मेलाटोनिन रिलीज करवाता है। सही है। न्यूक्लियस अकम्बेंस ठीक क्या है। कर रहा था, वो रिलीज कर, गाबा रिलीज कर रहा था, कॉम्बन्स। जी 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 जी। और आर्क्वेट जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी कर रहा है, डोपामीन ग्रोथ हार्मोन और एपिटाइट वगैरह। हाँ हाँ, आर्कुएट जो होता है डोपामिन को भी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन दोनों चीजें। सही है। लेटरल अगर डैमेज हो जाए तो आपका लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, मीडियल अगर डैमेज हो जाएगा तो आप खाना ज़्यादा खाएंगे, वेरी मैसिव वाला सीन हो जाएगा। और एंटीरियर जो है वो कोल्ड है और पोस्टीरियर जो है वो हॉट है। और सुप्रा कियाज्मेटिक इज़ बेसिकली ए सर्कैडियन रिदम controller, and supra-optic and paraventricular is basically the ADH and oxytocin, and pre-optic thermoregulation, sexual behavior। ठीक है। सही है। अच्छा जी, आगे जाते हैं और बात करते हैं थैलेमस, और उसके अगेन मेरे ख्याल से कुछ आ, वो है उसके अब अलग से इसमें मैं एरियाज हैं। कुछ चीज ऐड करूंगी इसमें हाइपोथैलेमस वाले में। इसमें एक तो ये कि जो हम डिजीजेस आप लिखी हुई हैं जैसे लेटरल न्यूक्लियस है ना, उसको हम्म हंगर को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर अगर ये लेटरल न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एनोरेक्सिया, फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, क्योंकि भूख ही नहीं लगेगी ना। हम्म। हंगर डिस्ट्रॉय हो लेटरल न्यूक्लियस असेंडिंग पार्ट्स है, वो सारे थैलेमस में आके रिले होते हैं। अब इसमें 5 डिफरेंट टाइप के निकले हैं, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल, वेंट्रोपोस्टरोमीडियल, लेटरल जेनिकुलेट, मीडियल जेनिकुलेट, वेंट्रल एंटीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियाई, इनको डिवाइड किया है। हमारे पास जितने भी कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं, डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस, ये सारे आके रिले होते हैं थैलेमस में, ठीक है, जो हम आगे सेंसिटिव पाथवेज पढ़ेंगे। वो इन्होंने बताया है कि वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में जो हमारे पास इनपुट आता है वो कहाँ से आएगा, वो स्पाइनल थैलेमिक एंड डोर्सल कॉलम एंड मीडियल लेमिनिस्कस, यहाँ से जितने भी आएंगे वो इनपुट आएगा वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में। सेंस क्या करता है, वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें सेंस करता है। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या होगी, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब में जाके ये पैराइटल लोब तक जाता है बेसिकली। उसके बाद फिर वेंट्रोपोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस में कहाँ से इनपुट आती है, तो ट्राइजेमिनल ऑर्केस्ट्रेटरी पाथवे होते हैं वे वेंट्रोपोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस में जाते हैं। अब इसका निमोनिक यही है कि वेरी प्रिटी मेकअप, वीपीएम। अब इसमें इससे गैस्ट्रेटरी और ट्राइजेमिनल पाथवे अलग हैं। ऑफ कोर्स ट्राइजेमिनल एरिया भी हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व भी फेस को सप्लाई करेगा, गैस्ट्रेटरी भी फेस में मिलेगा। तो फेस सेंसेशन और टेस्ट ये दोनों जो होंगे सेंसेस जाएंगी ट्राइजेमिनल गैस्ट्रेटरी पाथवे से वेंट्रोपोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस में, और वहां से फिर किधर जाती हैं, डेस्टिनेशन का आउटलाइन की प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब। फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, लेटरल से हमने लाइट को याद रखना है और मीडियल से हमने म्यूजिक को। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो होती है ना वो विजन के लिए होती है, लाइट के लिए। तो क्रेनियल नर्व नंबर 2, ऑप्टिक याज, ऑप्टिक ट्रैक, ये सारी लाइट वाले पाथवेज हैं, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगे थैलेमस में, और वहां से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाके ये डेस्टिनेशन में जाते हैं, वहीं जाते हॉस्पिटल लोब में। और फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, मीडियल फॉर म्यूजिक, ये होती है हियरिंग के लिए। सुपीरियर ऑलिव एंड इंफीरियर कॉलिकुलर सबरेक्टम, सुपीरियर ऑलिव और इंफीरियर कॉलिकुलर सबरेक्टम जो होते हैं वहाँ पे हेयरिंग, हेयरिंग से रिलेटेड जो हमारे पास इनपुट होगा वहाँ से जाएगा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, और वहाँ से प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में इन टेम्पोरल लोब। फिर वेंट्रल एंटीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियस होते हैं। वेंट्रल एंटीरियर और लेटरल न्यूक्लियस में इनपुट जाता है बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से, और ये क्या करता है,
ये मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, सेरिबेलम भी और बेसल गैंग्लिया भी। ये मोटर मोटर मूवमेंट हमारी कंट्रोल्ड हो, उसके लिए वेंट्रल, इंटीरियर और लेटरल, ये तीनों न्यूक्लियाई होंगे। यहाँ से बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से सिग्नल जाएंगे इन तीनों न्यूक्लियाई में, वहाँ से जाएंगे मोटर कॉर्टेक्स में, और मोटर कॉर्टेक्स हमारी मूवमेंट कंट्रोल करेगा, विच इज इन फ्रंटल लोब। आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। वेंट्रोपोस्टरोलेटरल हमारे पास जितने भी सोमैटोसेंसरी और जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। वेंट्रोपोस्टरोमीडियल वेरी प्रिटी मेकिंग ट्राइजेमिनल और गस्ट्रेटरी पाथवे याद रखना है। मीडियल लेटरल फॉर लाइट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में कहाँ से जाएंगे सिग्नल्स, ऑप्टिक नर्व और क्रेनियल नंबर 2 से सेंसरी वो लाइट वाली लेके जाते हैं, मतलब विजन वाली। और फिर जो मीडियल जेनिकुलेट है वो म्यूजिक से याद रखना है, वहाँ से हेयरिंग वाले जाएंगे, हेयरिंग वाले वही इंफीरियर कॉलिकुलस ऑफ टेक्टम और सुपीरियर ऑलिव, ये वाले दोनों न्यूक्लियाई। इसके अलावा फिर वेंट्रल, एंटीरियर और लेटरल न्यूक्लियाई हैं, ये मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलम और जो वो है बेसल गैंग्लिया, ये इनपुट लेके जाएंगे तीनों न्यूक्लियाई में, वहाँ से फिर जो है मोटर कॉर्टेक्स में जाएगा सिग्नल फ्रंटल लोब में। वो वही सही पुरानी है। बातें और आगे भी काफी बार रिपीट होंगी, इसमें कुछ कोई नई बात नहीं है। अच्छा, तो बस इसमें ये पोस्टीरियर लैटरल जो है ना, वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल, इसमें एल से लेग्स है, तो लेग्स के लिए मतलब डॉर्सल कॉर्नर, मिडिल लेमेनिस्कस, और साथ में पेन, टेम्परेचर प्रोप्रिसेप्शन। और बाकी जो जी पोस्टीरियो मीडियल है तो ये मतलब दोनों ना थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में काउंट होते हैं। तो फिर जी इसमें यह है कि फेस का ट्राइजेमिनल और गस्ट्रेटरी पाथवे यहाँ पे आता है, यहाँ से जाता है इस तरह, और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स पे जाके लगता है, जितने भी सेंसरीज होते हैं। ठीक है। लेटरल का लाइट आपने कहा तो आई वाली पाथवे है, और मीडियल का म्यूज़िक है तो सुपीरियर सुपीरियर ऑलिव एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस वाली बात है ना। हाँ, और वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लैटरल, वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लैटरल। अच्छा, अब एंटीरियर वाली पाथवे की बात करते हैं ना, कि एंटीरियर ये बेसिल गैंग्लिया पे जाके सेरिबेलम और मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल। सही है। जी आगे लिम्बिक सिस्टम है। हाँ, तो लिम्बिक असल में सिस्टम ये में थैलेमिक सिंड्रोम का शायद आपको पता हो, क्योंकि हमने थैलेमस पढ़ा। तो थैलेमिक सिंड्रोम में ये है कि आपके पास जो है ना लेक्यूनर स्ट्रोक हो, एक या एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। हेलो, जी हाँ, एक आवाज़ मिनट आवाज़ आ रही है। एक मिनट एक मिनट। मेमोरी बॉडीज, इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस, सिंगुलेट गायरस, ये जितनी भी चीजें हैं, और इंटेरो एनुअल कॉर्टेक्स, ये सब मिला के लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, जितने भी न्यूरल स्ट्रक्चर। इमोशन को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, इन्फेक्शन, बिहेवियरल मॉड्यूलेशन, एएनएस फंक्शन, इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, सब स्ट्रक्चर्स मिलकर। बाकी उन्होंने वही 5 एफ्स बताए हुए हैं कि इसको याद करने का तरीका ये है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग, फ्लीइंग, फाइटिंग, फीलिंग और सेक्स। फीडिंग, फ्लीइंग का क्या मतलब होता है? क्या? फ्लीइंग सेकंड वर्ड। फ्लीइंग, देख लेंगे, एक मिनट। इसका मतलब है कि टू रन अवे और स्केप क्विकली, यानी कि वो कहते हैं ना क्या कि मतलब है? भागना। हम्म, सही है, वही है ना कि सिंपथेटिक वाला चक्कर है इसमें। मतलब सिंपथेटिक तो इस सेंस में ना कि फीड कर रहा है, सही है, हाँ दौड़ रहा है, लड़ रहा है, सही है, महसूस कर रहा है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज, सही है, सारी इसमें आ गई। सही है। लिम्बिक सिस्टम, ओके फाइन। आगे यानी कि डिफरेंट न्यूरल स्ट्रक्चर्स जो कि डिफरेंट फंक्शंस को हमारे कंट्रोल कर रहे हैं, 5 एक्सिस पे जाना, ये लिम्बिक सिस्टम हो गया। अब आगे उन्होंने बताया है कि जो डोपामिनर्जिक पाथवेज हैं वो कौन कौन से होते हैं। डोपामिनर्जिक पाथवे पहली लाइन में तो उन्होंने बताया कि ये ड्रग्स से कुछ अफेक्ट होता है इनका, जैसे एंटीसाइकोटिक्स देते हैं डोपामिनर्जिक पाथवे को अफेक्ट करेंगे। ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स में डोपामिनर्जिक पाथवे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे पार्किंसन डिजीज में। अब 4 तरह के उन्होंने बताए हैं डोपामिनर्जिक पाथवेज, माइग्रेट एंड ट्यूबो, ठीक है। अब जो लेटेस्ट एडिशन है 2025 वाला,
उसमें ना इन्होंने डायग्राम भी दिखाई है, आपके बुक में डायग्राम बनी हुई है? हाँ। हम्म, कौन सी वाली डायग्राम है? डायग्राम नहीं है आपके पास? जो ये ये इस पे डोपामिनर्जिक पाथवेज की। ये जो मतलब सब्सटेंशिया नाइग्रा दिया हुआ है, और ये हाँ, वेंट्रल, डोर्सल हाँ हाँ, स्ट्रैटम। ये वाला डायग्राम है मेरे पास, बिल्कुल है। अब पहला जो है ना मीजोकॉर्टिकल पाथवे दिया हुआ है सबसे पहले, देखिए ब्लू में। हाँ हाँ। मीजोकॉर्टिकल पाथवे जो है बेसिकली वेंट्रल टेगमेंटम एरिया जो होता है ना, वहां से हम्म। शुरू होता है मिड ब्रेन में। देखिए मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला, यहाँ पे ब्रेन स्टेम है ना जो उसके स्ट्रक्चर का, हमारे पास ये स्टार्ट होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वहां से स्टार्ट होगा और ये जाएगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक। ऊपर देखें, हाँ बिल्कुल। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक गया भाई। ये हमारा पाथवे होगा, पहला पाथवे जिसको हम कहते हैं मीजोकॉर्टिकल। मीजो हम्म। का वर्ड हमने टेगमेंटल एरिया, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, क्योंकि मिड ब्रेन इन्वॉल्व है ना, मिड ब्रेन से जा रहा है। तो कॉर्टिकल इसलिए क्योंकि कॉर्टेक्स तक जा रहा है। फिर मीजोलिम्बिक। सही है। मीजोलिम्बिक जो होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से ही जाता है। देखिए मीजोलिम्बिक, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, जो रेड वाला है देखें, हाँ, ये वहीं मुझे से जा नज़र रहा आ है रहा है, बिल्कुल वेंट्रल बिल्कुल। टेगमेंटल। हाँ, और वहीं से जा रहा है और जा रहा है न्यूक्लियस एक्युम्बेंस तक, बेसल गैंग्लिया तक। अब वही सही है। न्यूक्लियस, अब ये जो बेसल गैंग्लिया होता है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है ना, हम्म। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मीजोलिम्बिक पाथवे, इसीलिए इसका नाम है कि उसी से मिड ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है कहाँ तक, लिम्बिक सिस्टम के तक, यानी कि बेसल गैंग्लिया तक। तो ये यहीं से स्टार्ट होगा वेंट्रल टेगमेंटल एरिया ऑफ मिड ब्रेन से, और ये जाएगा न्यूक्लियस एक्युम्बेंस तक, दूसरा पाथवे। वैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से, यानी कि डायग्राम से पहले इसको देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है, ये पता होता है ना तो ये चीजें आसान रहती हैं। तीसरा पाथवे इन्होंने नाइग्रोस्ट्राइटल दिखाया हुआ है पाथवे, जो इन्होंने ऑरेंज वाला दिखाया हुआ है। जो हमारे पास नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट होता है वो, देखिए उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, और डोर्सल स्ट्राइटम तक जाता है। सही है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पाथवे। ये चीज नाइग्रो, ये तो पता चल रहा है कि नाइग्रा से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्राइटल स्ट्राइटम से। अब कोर्स ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे होता है फिर, जो इन्होंने लास्ट में दिखाया हुआ है। ट्यूबरो, ट्यूबरस हमें पता है कहाँ से, ये हाइपोथैलेमस से निकला हुआ है। और इनफंडिबुलम किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ट्यूबरो इनफंडिबुलर हाइपोथैलेमस से शुरू होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड तक। और हमें पता है कि ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस हम बताते हैं, ये हम्म। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक, इसी को ही हम ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे कहते हैं ना। तो हम्म। ये वही पाथवे। तो ये डोपामिनर्जिक पाथवे डिफरेंट है, मेसोकॉर्टिकल, मेसोलिम्बिक, नाइग्रोस्ट्राटल एंड ट्यूबरो इनफंडिबुलर। ये इन्होंने सारी दी हुई है कि प्रोजेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद फंक्शन इसके बताए हुए। जो मेसोकॉर्टिकल और मेसोलिम्बिक पाथवे है, ये दोनों पाथवे जो है मोटिवेशन और रिवॉर्ड के लिए हैं। ठीक है, इन दोनों का ही काम। अब अगर तो मेसोकॉर्टिकल के बारे में पहले बात करते हैं। अगर मेसोकॉर्टिकल की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमें पता है, अगर ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है तो यानी कि हैप्पी हार्मोन्स, यानी कि हैप्पी सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर इसकी एक्टिविटी कम होगी तो नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएंगे। क्योंकि सही है। देखें जो मोटिवेशन रिवॉर्ड है वो पॉजिटिव सिम्टम है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम की, यानी कि इसको पाथवे को की एक्टिविटी को कम कर देंगे तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सिम्टम आएंगे। और एंटी साइकोटिक्स जो होती है ना, जब हम देते हैं पेशेंट को, कोर्स ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, इसकी एक्टिविटी कम हुई होती है, तो हम लोग एंटी साइकोटिक्स देते हैं पेशेंट को। लेकिन एंटी साइकोटिक्स का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता मेसोकॉर्टिकल पाथवे अगर डैमेज हुआ हो तो, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि एंटी साइकोटिक्स हैव लिमिटेड इफेक्ट। उसके बाद मीजोलिम्बिक है। मीजोलिम्बिक भी हमारे पास मोटिवेशन रिवॉर्ड के लिए होता है। जब मीजोलिम्बिक की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। और हमारे पास प्राइमरी टारगेट जो होता है ना एंटी साइकोटिक्स, जब हम लेते हैं उसका प्राइमरी टारगेट होता है भी मीजोलिम्बिक है। ये मीजोलिम्बिक की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं एंटी साइकोटिक्स, ताकि जो है पॉजिटिव सिम्टम्स आए। इसीलिए लिखा हुआ है कि प्राइमरी थेराप्यूटिक टारगेट ऑफ एंटी साइकोटिक्स। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोर्सल स्ट्राइटम तक जा रहा है। नाइग्रोस्ट्राइटल हमें पता है कि पार्किंसन डिजीज में क्यों इफेक्ट है, मोटर कंट्रोल होता है इसका। ठीक है, मोटर कंट्रोल है। जब नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की एक्टिविटी कम हो जाएगी नाइग्रोस्ट्राइटल की, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं, जैसे significantly affected by antipsychotics and in Parkinson disease। तो इन पाथवेज में नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे इफेक्ट हुआ होता है, सही है। और इससे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं। बाकी ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे है फिर, और एक मिनट, और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में हमें पता है कि डिस्टोनिया,
एकथीजिया, पार्किंसनिज्म, टार्डिव डिस्काइनेसिया, यानी कि रैपिड मूवमेंट्स होंगी हमारे पास, ठीक है। आदमी एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकता। पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो एक जगह पे स्टिल नहीं बैठ सकते, इधर उधर हिलते रहेंगे, बाजू पाँव हिलाते रहेंगे। इसलिए ना इसमें डिस्टोनिया होता है, एकथीजिया, पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म बेसिकली कब यूज करते हैं, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो पार्किंसनिज्म होती है। बाकी टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री रैपिड बॉडी मूवमेंट्स को कहते हैं डिस्काइनेसिया, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे इसमें नाइग्रोस्टार्टल पाथवे में। बाकी फिर एंड में उन्होंने बताया ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। अच्छा। हमने यहाँ पर क्या, रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। तो जब इसकी ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे की एक्टिविटी कम होती है, प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होता है। हमने पढ़ा भी था कि डोपामीन जब कम होगा, डोपामिनर्जिक पाथवेज है ना, हाँ। तो अब ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे अफेक्ट हुआ, अफेक्ट होने की वजह से पिट्यूटरी पाथवे में डोपामीन कम हो गया। जब डोपामीन कम होगा तो प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा, तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, ठीक है, अगर ये अफेक्ट हुआ है। और इसके अलावा क्या होगा, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स होते हैं इस पाथवे को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए एंटीसाइकोटिक्स के जब हम साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें वही जो एटिपिकल और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, उनमें फिर हम ये पढ़ते हैं कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया जो है ना, वो इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये इस पाथवे को डिस्ट्रॉय करता है। सही है। ठीक है, यही है इसमें बस। अच्छा जी। तो बस इसमें आई थिंक ये जो आपने बताया मोर देन इनफ है। और इसमें हाँ बस यही चीज़ें हैं, इसमें और कुछ मैंने वैसे भी नहीं लिखा। मैंने भी नहीं लिखा हो। हाँ। अच्छा जी, अब जाते हैं और बात करते हैं सेरिबेलम। सेरिबैलम पर। अच्छा जी, सेरिबैलम ये कह रहे हैं कि ये जो है मॉड्यूलेट करता है मूवमेंट्स को, हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। Ipsilateral unconscious pre-proprioceptive information via the inferior cerebellar peduncle from the spinal cord। सही है। तो स्पाइनो सेरिबेलर वाला जो है वो कहाँ से गुजर रहा है, inferior cerebellar peduncle से। एंड द डीप न्यूक्लियाई lateral to medial। डेंटेट इम्बोलिफॉर्म ग्लोबस, डेंटेट इम्बोलिफॉर्म में ग्लोबस है और फेस्टिजियल है, ठीक है जी। और तो वो डिग फास्ट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन बोल सकते भी हैं यहाँ पर, सही है। DEG और फास्ट, ये इन्होंने लिखा है कि डोंट ईट ग्रीजी फूड, इसको ना डिग फास्ट कर दो। तो डेंटेड इम्बुलिफॉर्म ग्लोबस एंड फेस्टिजियल। अच्छा, फिर अगर आप देख, बेसिकली जो नीचे डायग्राम हाँ डायग्राम दिखाएगी, जब हम इसको डायग्राम एक दफा देख लेना तो हमें क्लियर हो जाएंगे पाथवेज। एक बिल्कुल तरफ उन्होंने सेरिबुलर इनपुट दिखाया हुआ है और एक तरफ सेरिबुलर आउटपुट दिखाया हुआ है, और नीचे पार्ट्स के नाम बताए हुए हैं। जो ग्रीन वाला है ना वो सारा लेटरल है, क्योंकि दोनों लेटरल साइड्स पे है ना, तो लेटरल सेरिबेलम है। दरमियान में जो पड़ा हुआ है वो मीडियल सेरिबेलम है, और जो नीचे वाला जो इन्होंने पार्ट दिखाया हुआ है ग्रीन कलर का क्रॉस सेक्शन में, दैट इज वो है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। ठीक है, ये तीन सही है। पार्ट्स बताए हैं सेल। अब इन्होंने इस तरह दिखा दिया कि इनपुट के सेरिबेलम का इनपुट क्या क्या होता है। इनपुट जो होता है ना सेरिबेलम का, तुम्हें पता है कि तीन होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर पेडुंकल। इन तीनों में से जो है ना फाइबर्स आते हैं। अब नीचे सोचें कि सेरिबेलम के पास इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक तो कॉन्ट्रोलेटरल कॉर्टेक्स, एक तो ऊपर से आ रहा है सिग्नल, एक नीचे से आ रहा है सिग्नल। पहले आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, जो प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आएगी ना नीचे से, ठीक है, बॉडी से वो जाएगी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो कहाँ चली जाएगी, इंफीरियर में, क्योंकि नीचे से आ रही है ना, तो इंफीरियर पेडुंकल सबसे नीचे पड़ा हुआ है, पहले ही पेडुंकल जो नीचे खुला है वहां चली जाएगी इंफीरियर सही है। पेडुंकल में। और ऊपर जो ब्रेन से आ रही है कॉन्ट्रोलेटरल कॉर्टेक्स से, क्योंकि फाइबर्स क्रॉस करते हैं, कॉन्ट्रोलेटरल कॉर्टेक्स से जो आएगी इंफॉर्मेशन वो चली जाएगी मिडल पेडुंकल में। तो दो जगह से, एक तो हमारे पास आ रही है ब्रेन से और एक आ रही है नीचे बॉडी से। बॉडी वाली इंफीरियर पेडुंकल के थ्रू, और जो ऊपर कॉर्टेक्स वाली है वो मिडल पेडुंकल के थ्रू सेरिबेलम में चलेगी। जब इस सेरिबेलम में चली जाएगी, उसके बाद क्या होता है कि वहां से क्या होता है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स विया परकिंजिया सेल्स,
वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के परकिंजे सेल्स होते हैं और भी काफ़ी टाइप के सेल्स होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उस वक्त पढ़े थे एनाटॉमी में। तो ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स से सिग्नल जाएगा किधर, डीप न्यूक्लियाई में, वहाँ पे जो पढ़े होंगे। डीप न्यूक्लियाई से फिर जब देखिए प्रोसेस होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आउटपुट आना है वो कहाँ से आएगा, सुपीरियर वाला आउटपुट लेके आता है। जब आउटपुट लेके आता है तो वो कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स में जाएगा, दोबारा फाइबर्स ऑफ कोर्स क्रॉस होते हैं, कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स में जाके जो जो भी इसने चेंजेस करने होंगे उसके थ्रू फिर वो करेगा। तो ये इसके पाथवेज होते हैं दो कि ब्रेन, कभी कभी हमारा ब्रेन ही सेरिबेलम को सिग्नल भेज के कहता है कि क्या चेंज करना है, कभी बॉडी सेरिबेलम के पास सिग्नल भेज के कहती है क्या चेंज करना है, क्योंकि सुपीरियर टोनकल के थ्रू फिर कॉर्टेक्स में जाएगा वो अब चेंजेस करेगा। ठीक है, तो अब इन्होंने सेरिबेलम में दो तरह के पाथवे बताए हुए हैं कि एक तो मॉड्यूलेट मूवमेंट एड इन कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, इप्सिलेटरल अनकॉन्शियसनेस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, यानी कि सेम साइड से, बॉडी की सेम साइड से आती है इप्सिलेटरल साइड से, वो इंफीरियर सेरिबेलम फ्रंटल के थ्रू आती है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और जो डीप न्यूक्लियाई हैं लेटरल टू मीडियल, हम्म यानी कि उन्होंने बताया कि डीप न्यूक्लियाई के नाम बताए हुए हैं कि लेटरल टू मीडियल अगर हम नाम चेक करें ना, तो उसमें डीप न्यूक्लियाई में आता है डेंटेट, इम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल, ये 4 न्यूक्लियाई पड़े होते हैं डीप न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद लेटरल लीजन्स अगर होंगे, लेट्स सपोज, तो लेटरल लीजन्स अफेक्ट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज। और ये बात है, आपने शायद वो स्ट्रक्चर आपने देखा हो, अब देखिए इस जो बेसिकली इमेज किस तरह की सोच होती है। अब जैसे दरमियान है ना ये हाँ ब्राउन वाले एरिया, सेरिबेलम को देखें, जो ब्राउन वाला एरिया है ना उस पर इमेजिन करें कि बॉडी का सेंट्रल पार्ट यानी कि सर, ट्रंक, ये दरमियान में बना हुआ है, ठीक है, और इसकी टांगे और बाजू साइड पे। हम्म जो हमारा जो मीडियल पार्ट होता है, मैं आपको एक मिनट भेजती हूँ, होल्ड कीजिएगा, मैं भी भेजती हूँ। ये ना जो अल्लाह ताला ने पिक्चर बनाई है ना हमारी सेरिबेलम पे, वो इस अच्छा तरह बनाई है जो मैंने आपको भेजी है व्हाट्सएप पे, देखिए इसमें जो सेरिबेलम है ना उसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, बिल्कुल ऐसे समझिए, मैंने बस जी का लेक्चर देखा, मैंने कुछ ऐसे बनाया था। उस जगह तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल ह्यूमन बॉडी ऐसी बनाई है सेरिबेलम के ऊपर कि किस चीज में क्या कंट्रोल करना है, ठीक है पिक्चर। एक मिनट। अच्छा ये यहाँ पे तो मेरे पास पिक्चर नहीं आई। हाँ उसमें चली गई है, एक मिनट। अच्छा ये आ ये, जाएगी। हाँ ये यहाँ पे आई है, सही है। ये आप बता रही हैं कि जो सर और बॉडी है ना, ट्रंक, हम्म वो सेंटर में है, देखिए मैंने मीडिया वाले पार्ट पे बनाया है, और जो हम्म टांगे और बाजू है वो मैंने साइड पे निकाले हैं, क्योंकि जो लेटरल सेरिबेलम है ना वो हमारे पास कंट्रोल करता है एक्सट्रीमिटीज को, बाजुओं को, दोनों टांगों को। और जो हम्म मीडियल वाला है वो हमारे ट्रंक को और हेड को कंट्रोल करता है। बिल्कुल वही बात नहीं लिखी है कि लेटरल रीजन अफेक्ट हम्म, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, lateral structures when सही injured है। propensity to fall towards injured side, मतलब let's suppose जो साइड पे इंजरी होगी ना, let's suppose एक राइट रिब्स की एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है, अगर राइट साइड पे इंजरी हो गया, राइट साइड से हमारी टांग काम नहीं कर रही, तो ऑफ कोर्स हम उसी साइड पे फॉल करेंगे, राइट साइड पे ही। ठीक है, तो लेटरल लीजन होगा जिस साइड का, राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल, जिस साइड पे लीजन होगा, लेट्स सपोज राइट लेटरल साइड पे, तो हम जब चलेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, राइट टांग अफेक्ट होगी तो हम राइट साइड पे गिरेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है लेटरल लीजन अफेक्ट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, लेटरल स्ट्रक्चर्स व्हेन इंजर्ड प्रोपेंसिटी टू फॉल टुवर्ड्स इंजर्ड साइड, यानी कि इप्सिलेटरल साइड पे गिरेंगे जहाँ पे डैमेज हुआ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद जो मीडियल लीजन्स हैं, मीडियल लीजन्स में वर्मिस, फेस्टिजियल एपीआई। अब ऑफ कोर्स वर्मिस और फेस्टिजियल हमने पढ़ा था, लेटरल तो मीडियल न्यूक्लियाई पढ़े थे, तो लेटरल साइड पे कौन से हुए, डेंटेट इम्बोलिफॉर्म, और मीडियल साइड पे कौन से हुए, ग्लोबोस फेस्टिजियल। तो जो ग्लोबोस और फेस्टिजियल दोनों न्यूक्लियाई हैं मीडियल साइड पे होते हैं, और उनका मीडियल लीजन्स के क्या होता है, वर्मिस, फेस्टिजियल न्यूक्लियाई, हम्म, फ्लोक्टोनोडुस, ये सब मीडियल साइड पे हैं। ठीक तो है। आगे ने बताया कि ट्रंकल एटेक्सिया होगा क्योंकि इसमें ट्रंक अफेक्ट हो रहा है।
मीडियल पे, क्योंकि मिडिल अच्छा लोब है ना ये, मीडियल सेरिबेलम इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होता है, ट्रंकल एटाक्सिया होगा, वाइट बेस्ड सेरिबेलर गेट होगी इसके अंदर, अच्छा, निस्टैग्मस ये होगा, जो आइज भी देखें बिल्कुल जी जी जी, का आप कंप्लीट करें प्लीज़। निस्टैग्मस भी होगा, उनको देखें तो आईज, फेस, ट्रंक, ये सारा का सारा मिडिल वाले ने कंट्रोल करना है। तो ट्रंकल एटाक्सिया, निस्टैग्मस, हेड टिल्टिंग, ये सब मीडियल रीजन में होता है, जब हमारा मीडियल सेरिबेलम इफेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, हेड टिल्टिंग generally results in bilateral motor deficits affecting axial and proximal limb musculature। अब एक्सियल तो हो ही रहा है इफेक्ट, और लिम्स का भी प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल वाला पार्ट, जैसे कि टांगों का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा थोड़ा मीडियल वाले हिस्से में आ रहा होगा, मीडियल वाला पोर्शन कंट्रोल कर रहा होगा। इसलिए जो अगर डिस्टल एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व है ना, तो वो लेटरल लीजन्स की वजह से होती हैं। अगर प्रोक्सिमल मसल्स थोड़े बहुत इन्वॉल्व है, ट्रंक की हेड इन्वॉल्व है, तो मीडियल लीजन्स की वजह से होती है। ये स्ट्रक्चर बस याद रखें कि सेंटर में सर, बाकी टांगे बाजू साइड पे फैले हैं। ओके। और जब भी ट्रंक इन्वॉल्व होगा तो वाइट बेस्ड गेट होगी बस। और उसमें टेस्ट कौन से करते हैं सेरिबेलम के, मैं पता है, फिंगर टू नोज गेट, हील टू शिन, दिस डाइडोकाइनेज काइनेज, या जो होता है, मतलब है कि हाथ हथेली पे यूं रख के कहते हैं कि अब पलटे हम, एक हथेली सीधा बिल्कुल। रखें, उल्टी रखें, सीधी रखें, उल्टी, जल्दी जल्दी वो परफॉर्म करना होता है। एक वो टेस्ट होता है, फिंगर टू नोज गेट, हील टू शिन, ये सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा, इसमें ना आप कुछ चीज़ें ज़रा बीच बीच में अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो काइंडली वो ज़रा नोट कीजिएगा। एक तो हमने कहा ना कि मिडिल सेरिबेलर पोडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल, सही है। तो इंफीरियर तो जी। आपने मतलब पूरा का पूरा बता दिया कि आपका जो ये नीचे से आ रहा है स्पाइनो मतलब स्पाइनो सेरिबेलर वाला जो पाथवे है, ठीक है। तो इसमें ना स्पाइनो सेरिबेलर वाला पाथवे भी डाल दें, और इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है। एक क्यूनियो सेरिबेलर, और एक जो है वो ओलिवो सेरिबेलर है, और वेस्टिबुलर जी जी सेरिबेलर है। ये तीन चीज़ें इधर ही आ रही हैं, ठीक है। इन्फीरियर से जी। तो आ रही है, मतलब ओवरऑल कहने का ये है कि ये जो इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल है, यहाँ पर स्पाइनल सेरिबेलर वाला भी आ रहा है, क्यूनिफॉर्म न्यूक्लियस वाला भी आ रहा है, क्यूनो सेरिबेलर, और ओलिवो सेरिबेलर के साथ साथ वेस्टिबुलो सेरिबेलर भी आ रहा है, ठीक है। तीन चीज़ें आ गई यहाँ पर। अच्छा, ये मेजर पाथवे है फॉर स्पाइनल कॉर्ड इनटू द सेरिबेलम। अगर आप मिडिल सेरिबेलर की बात करें तो मिडिल सेरिबेलम में सिंपली बस वही है कि भाईजान ये कंट्रालैटरल आप कहें कि कॉर्टेक्स से आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पोन्स का आपने बताना है, सही है। पोंटो सेरिबेलर वाली जो पाथवे है ना, ट्रैक्ट फाइबर्स, वो आ रहे हैं यहाँ पर। जी। अच्छा, अब अगर आप सुपीरियर की बात करेंगी, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर डीप न्यूक्लियाई है, और हमारे पास जो यानी कि इट बेसिकली कनेक्ट्स टू मिड ब्रेन, सही है। तो मतलब अगर आप मेजर पाथवे देखिए आउट ऑफ सेरिबेलम ना, तो इसमें बेसिकली एक्सॉन आपके आ रहे हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई से, और आउटपुट जो है वो डीप न्यूक्लियाई से है, और फिर रेड न्यूक्लियाई थैलेमस की तरफ गए हुए हैं, सही है। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं बेसिकली मैंने अपने पास लिखी हुई है, ये स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जिसमें तीन मेन है और कुछ माइनर पाथवेज हैं। जो तीन मेन है ना, उसमें डोर्सल स्पाइनल सेरिबेलर, क्यूनियो सेरिबेलर, यानी कि जो पाथवे है वो, और एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर पाथवे, तीन तरह के पाथवेज होते हैं। कुछ माइनर भी होते हैं, जैसे स्पाइनोलेवरी, स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोरेटिकुलर, ये सब पाथवेज माइनर होते हैं। तीन मेन है और बाकी माइनर है सारे। सही है भाई। मेरे इसमें पास तो ना, ये लिखा हुआ इसमें बेसिकली जो मेरा कहने का वो है वो ये था कि रेड न्यूक्लियस और थैलेमस की तरफ जा रहे हैं, सही है। डीप न्यूक्लियाई वाली जो जगह है सुपीरियर सेरिबेलर, ये आउटपुट है। वाली मेन पाथवे है, और यहाँ से रेड न्यूक्लियस और थैलेमस का भी याद रखना है कि इधर जा रही चीज़ें। आप अगर बात डीप करें ना, न्यूक्लियस से हम्म, डीप न्यूक्लियाई से ये रेड न्यूक्लियाई थैलेमस में जाते हैं, ऐसा? हाँ। और इसमें जो हमने बात की ना टेक फास्ट की, कि यहाँ पे बेसिकली वो जो डीप न्यूक्लियाई थी, इसमें हमारे पास डेंटिफॉर्म और ये एम्बेलिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, तो उसमें ना हर एक जगह की स्पेसिफिक स्पेसिफिक है, और यही चीज़ ज़रूरी है इस लिहाज से कि डीप न्यूक्लियाई में
जो डेंट यानी कि डेंटेट वाले हैं ये कंट्रालैटरल थैलेमस में जा रहे हैं, सही है, वेंट्रोलैटरल वेंट्रो इंटीरियर वाले। और एम्बिलीफॉर्म एंड ग्लोबस वाले ये रेड न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं कंट्रालैटरल। और फाइनली जो फेस्टिजियल है ना वो वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई और रेटिकुलर फॉर्मेशन पे जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि डीप न्यूक्लियाई वाली जो एरिया है ये मेजर आउटपुट है सेरिबेलम से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार किस्म के न्यूक्लियाई हैं, मतलब ये डेंटिफॉर्म और ये एम्बेलिफॉर्म और ग्लोबस और ये फेस्टिजियल ना, तो अपनी अपनी जगह हैं इसके, सही है। ठीक डेंटिफॉर्म है। कंट्रालैटरल थैलेमस, एम्बेलिफॉर्म ग्लोबस जो है ये फिर आपका रेड न्यूक्लियस कंट्रालैटरल, एंड देन फाइनली फेस्टिजियल जो है वो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरफ है। अच्छा, ये जो अभी आपने बात बताई ना कि ये सेंटर में आपने ये बहुत ज़बरदस्त डायग्राम बनाया है, और इसमें आपने ये बताया कि एक सर को बिल्कुल उल्टा करके और वो जो इमेज बनाया आपने ना, तो जी। इसमें आप मतलब ये ऐड कर दें कि एक मिनट, इसको ज़रा कॉपी करके मैं अपने साथ पेस्ट कर दूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने बताया ना डेंटेट, ये कॉन्ट्रालेटरल थैलेमस में जाएगा, हाँ फेस्टिजियल रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएगा, और हाँ, अम्बिलिकल और ग्लोबोस का बताया रेड रेड न्यूक्लियस न्यूक्लियस, रेड, हाँ थैलेमस। रेड कंट्रालैटरल, सही है। ठीक है। हाँ, अच्छा ये ना बेसिकली ये जो लैटरल लीजन्स है ना, अगर लेट से मैं कहूँ, मैं एक बंदा जा रहा है, सेरिबेलर लीजन होगा लैटरली, तो लैटरल साइड पे मतलब लेट से लेफ्ट साइड की लीजन है, लेफ्ट साइड पे गिर जाएगा, सही है। ऐसे ही। जो डायरेक्शन, जी। और वो फोर्स और स्पीड है, सही है, ये बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा है मूवमेंट्स के लिए। मेरा लेफ्ट साइड का सेरिबेलम वाला ये वाला एरिया लैटरल वाला, मेरी लेफ्ट साइड की स्पीड, मूवमेंट, फोर्स, डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड और मूवमेंट्स, ये चीज़ें सारी लेफ्ट साइड वाला खुद लेफ्ट साइड पे कंट्रोल कर रहा है। तो अगर यहाँ का लीजन होगा तो मैं इसी साइड पे गिरूंगा। और जो यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ को मेनली इन्वॉल्व कर, जिस तरह आपने पिक्चर दिखाया हुआ है इसमें ना, कि एक बच्चा है, उल्टा आपने उसको किया हुआ है, तो ये जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ है ये उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर अगर आप देखेंगे जो डिस्मिट्रिया हो गया, इंटेंशन ट्रेमर हो गए ना, तो ये चीज़ें आ गई इसमें। सेंट्रल में अफेक्ट करेगा आपके ट्रंक और बिल्ड लाइन को, जो आपने बताया। तो ट्रंकल एटेक्सिया डाल दो इसमें, फॉल्स ओवर व्हेन सिटिंग, ठीक है, जब बैठने की कोशिश करे तो ठीक है। गिर जाएगा, सही है। और फ्लोक्यूलर नोड्यूलर में ये है कि ये कनेक्ट करता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को। अब ये ज़रूरी बात है, ये क्वेश्चन आया है इस पर कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को कनेक्ट करता है, और निस्टैगमस आता है, वर्टाइगो आता है इसमें, ठीक है। ठीक है। तो सेंट्रल में वो है हमारा निस्टैगमस एंड वर्टाइगो है। अच्छा जी, तो फिर आगे जाते हैं, हम लोग बात करते हैं। यानी कि मीडियल साइड ऑफ सेरिबेलम कंट्रोल्स वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। हाँ, अच्छा, तो बस इसमें आपने वो स्कैनिंग स्पीच का तो आपको पता है ना कि स्कैनिंग स्पीच कैसे होता है। स्कैनिंग स्पीच ऐसे होगा, हाउ और हाँ जी। यू, ठीक है। हम बोलते हैं हाउ आर जी। यू, वो बोले हाउ और यू, इरेगुलर स्पीच है। यस। हाइपोटोनिया में आपका लॉस ऑफ ठीक है। मसल रेजिस्टेंस टू पैसिव वो है, मैनिपुलेशन है। और डिसमेट्रिया या वो जो है लॉस ऑफ मूवमेंट कोऑर्डिनेशन है, प्योरली उसी के लिए यूजुअली सेरिबेलम के लिए आता है। और डिसिनर्जिया जो है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। डिसडाइडोकाइनेसिया तो है वो खांड में एक मूवमेंट एग्जिबिटिंग अ रैपिड चेंज, वही आपने जो बताया कि रैपिड, यानी कि वो जो हम बोलते हैं ना कि वो जो टेस्ट इसके लिए होता है डिसडाइडोकाइनेसिस के लिए। हाँ, वो जो हथेली पे ना, एक हाथ से हम दूसरा हाथ बार बार पोजीशन चेंज करते हैं, उसको हाँ, कहते हैं। बस यही है। कभी सीधा रखी बोलते हैं, रैपिड मूवमेंट करने का कहते हैं। उस पर रोबोट टेस्ट नेगेटिव आता है। हाँ, ब्लड टेस्ट आगे हम पढ़ेंगे, वो इसको लाइन में चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बस आगे फिर चलते हैं। और बात आ गई है हमारी बेसल गैंग्लिया पर। ठीक है।
कोई भी हमने मूवमेंट करनी है, टांग बाजू हिलाना है, सर हिलाना है, कोई भी कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है ना, जब वॉलंटरी मूवमेंट जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हाथ आगे उठा के पेन उठा रहे हैं, पेन वापस रख रहे हैं, तो ये जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स, और इसके लिए हमें पोस्चर एडजस्ट करना पड़ता है। हमें पता है कि इतनी स्पेसिफिक मूवमेंट पे जॉइंट को ऐसे मूव करना है और यहाँ जाके रोक लेना है, फिर चीज़ उठानी है, उसके लिए जॉइंट कैसे मूव करेगा। ये सब चीज़ें बहुत वॉलंटरी, बहुत कंट्रोल्ड होती हैं। अगर इस इन पाथवेज में थोड़ी सी भी डिस्ट्रप्शन हो तो पार्किंसनिज्म बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें हम चीज़ें उठाने की कोशिश करेंगे, उठाई नहीं जाएगी, हम कब पड़ा कहीं होगा, हम हाथ कहीं लेके जा रहे होंगे, तो ना ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं अगर बेसल गैंग्लिया का प्रॉब्लम हो। जैसे अब इन्होंने पहले लाइन लिखी हुई है बेसल गैंग्लिया में कि इंपॉर्टेंट वॉलंटरी मूवमेंट्स इन एडजस्टिंग पोस्चर। अब देखिए, दो तरह के पाथवेज हैं, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है एक्साइटेटरी, इनडायरेक्ट है इनिबिटरी। नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट एक्साइटेटरी, इनडायरेक्ट फॉर इनिबिशन, इनिबिटरी। अब क्या मतलब है इसका, एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दोनों पाथवेज का क्या कनेक्शन है और क्यों एक एट अ टाइम रिएक्ट करते हैं। मैंने जैसे बताया कि एक सामने आपके पेन पड़ा, आपने वो पेन उठाना है, पेन उठाने के लिए आपने एक्साइटेटरी, आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, जब एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए आपका हाथ आगे गया, लेकिन जहाँ पे पेन पड़ा है वहां जाके आपका हाथ रुक जाना चाहिए ना, हम्म। वरना एक्साइटेटरी की वजह से हाथ मजीद आगे जाता जाएगा। तो आपका एक्साइटेटरी पाथवे की वजह से पेन तक हाथ गया और आपको पता है कि अब पेन तक हाथ चला गया, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे हाथ रोक के पेन की तरफ लेके जाना है, आगे नहीं लेके जाना। तो एक्साइटेटरी पाथवे और इनिबिटरी पाथवे दोनों का एक प्रिसाइज मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहाँ तक एक्साइटेशन होनी चाहिए और कहाँ पे इनिबिशन हो जानी चाहिए उसकी, ठीक है। तो एक्साइटेटरी और इनिबिटरी पाथवे का इसमें यही रोल है। दोनों पाथवेज थैलेमस के थ्रू हमारे पास कॉर्टेक्स में जाएंगे। जब हमें कॉर्टेक्स को या तो इनहिबिट करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे। जब हम चाहते हैं मूवमेंट हो तो कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाएगा, जब हम चाहते हैं कि मूवमेंट ना हो तो कॉर्टेक्स इनहिबिट हो जाएगा। सही। कनेक्ट का जो कॉर्टेक्स का मोटर पार्ट है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट पाथवे में नेट इफेक्ट क्या आएगा हमारे पास कि हम लोग थैलेमस के थ्रू मोटर कॉर्टेक्स को ऑन कर देंगे, और सही। इनिबिटरी में क्या होगा, हम थैलेमस के थ्रू मोटर कॉर्टेक्स को इनिबिट कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ताकि सही। मूवमेंट रुक जाए। बस यही दोनों पाथवेज का रास्ता बताया हुआ है कि वो किस किस रास्ते से होकर उसको इनहिबिट या स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब ना मैं अब ये डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम भेज रही हूँ, पहले इसको देखें, फिर उसके बाद हम इस बुक की तरफ आएंगे ताकि आपको क्लियर हो। सही। हाँ। है ना, बिल्कुल। सब्सटेंशियल नाइग्रा वाला पाथवे अगर अफेक्ट हो जाएगा, अगर लेट्स सपोज सब्सटेंशियल नाइग्रा डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे पार्किंसनिज्म में होता है, तो हमारे पास मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। इसका सही। मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंशियल नाइग्रा ने मूवमेंट को रोक के रखा हुआ है, अब वो सही। नहीं रोक रहा, ठीक है, इसलिए सही। मूवमेंट खराब ज्यादा हो रही है। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपने ये बात याद रखनी है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा ने जो हमारे पास थैलेमस है, यानी कि थैलेमस जो कि मोटर कॉर्टेक्स को अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा ने थैलेमस को इनहिबिट करना है, ठीक है। सही है। अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारे पास एक्टिवेटेड होगा ना, वो थैलेमस को इनहिबिट करेगा। सही है। थोड़ा सा ऐड कर देना कुछ, ठीक है। अच्छा, तो मैं ठीक है, सब्सटेंशियल नाइग्रा जब भी एक्टिव होगा ना वो थैलेमस को इनहिबिट करेगा, क्योंकि उसका काम इनहिबिट करना है। अब मोटर कॉर्टेक्स में है, सबसे ऊपर भी मैंने लिखा है ब्लैक से। हम्म। हमारे पास क्या होता है कि मोटर कॉर्टेक्स क्या करता है, हमारे पास स्ट्राइटम होता है ना जो, हम्म। अब हम पढ़ेंगे आगे, स्ट्राइटम दो न्यूक्लियस होते हैं, उनको मिलकर स्ट्राइटम कहते हैं, आगे हम सब कुछ पढ़ लेंगे। सब बेसिकली स्ट्राइटम जो होता है ना, फोटामेन और कॉर्डेट दो न्यूक्लियाई होते हैं, उन दोनों को मिला के हम स्ट्राइटम कहते हैं, ठीक है। अब मोटर कॉर्टेक्स ने क्या करना है, स्ट्राइटम को करना है स्टिमुलेट। डायरेक्ट पाथवे की बात करें, डायरेक्ट सही पाथवे है। जब भी हमारा मोटर कॉर्टेक्स मूवमेंट करना चाहते हैं तो वो किस तरह मूवमेंट करेगा, मोटर कॉर्टेक्स स्ट्राइटम को स्टिमुलेट करेगा। स्ट्राइटम आगे क्या करता है, ग्लोबस पैलेटस इंटरनस को और सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट करता है, ठीक है। अभी अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्टिमुलेट कर रहा है इनहिबिट कर रहा है, मिक्स हो जाएगा, मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगी। मोटर कॉर्टेक्स ने स्ट्राइटम को स्टिमुलेट किया, स्ट्राइटम ने क्या किया आगे कि ग्लोबस पैलेटस इंटरनस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को क्या कर दिया, इनहिबिट। और मैंने आपको बताया था कि जब भी सब्सटेंशिया नाइग्रा इनहिबिट होगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगी। तो
अब देखें सब्सटेंशिया नाइग्रा, अब सॉरी सॉरी क्या बोल समझ रही हूँ, गया, मैं हाँ मोटर समझ गया कॉर्टेक्स में। आप क्या डायग्राम से हाँ बहुत क्लियर है ये सारी चीज़ें। जो आप हाँ समझाना चाह रही है आई सब्सटेंशिया। थिंक ये है कि स्ट्राइएटम इज़ बेसिकली हैविंग नेगेटिव इफेक्ट ओवर द ग्लोबस पिलाइडस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा, स्पेशली सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात करते हैं। और यस। स्ट्राइएटम अगर ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्ना के थ्रू काम करेगा तो वो सब्सटेंशिया नाइग्रा है पे पॉजिटिव इफेक्ट है उसका, मतलब स्टिमुलेट करेगा उसको। लेकिन का पार्ट है ना, याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मोटर कोर्टेक्स ने स्ट्राइटम को एक्टिवेट किया, स्ट्राइटम आगे इनहिबिट कर देगा सब्सटेंशिया नाइग्रा को। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा अगर स्टिमुलेट होता ना तो फिर आगे वो थैलेमस के ऊपर एक्ट करता है। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा जब इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, जब सब्सटेंशिया नाइग्रा इनहिबिट होता है तो मैंने क्या कहा था, सब्सटेंशिया नाइग्रा ने मोटर कोर्टेक्स की इनहिबिशन करानी होती है। लेकिन अब सब्सटेंशिया नाइग्रा खुद इनहिबिट है, क्या वो करवा सकता है इनहिबिशन? हम्म। अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा एक्टिव होता तो इनहिबिशन कराता ना। लेकिन हाँ। अब तो सब्सटेंशिया नाइग्रा खुद ही एक्टिव नहीं है, यानी कि एक तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है। जब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पीछे से नेगेटिव सिग्नल मिल गया, आगे थैलेमस को ये इनहिबिट करेगा, और थैलेमस जो होता है ना वो आगे क्या करता है, मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। बेसिकली जो डायरेक्ट पाथवे होता है उसमें हम लोग सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट करके मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा ने इस मूवमेंट को रोकना था, तो हमने सब्सटेंशिया अच्छा, नाइग्रा को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, ताकि मूवमेंट हो। सही सही सही, ये बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये सिंपल सा है लेकिन अब इसमें अच्छा अभी हम जी। डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आ जाए इधर इनडायरेक्ट पाथवे की तरफ। इंटरनेट पाथवे में सेम है, मोटर कॉर्टेक्स स्ट्राइटम पे एक्ट करेगा, स्ट्राइटम ग्लोबस पैरेडस इंटरनस की बजाय ना एक्सटर्नस के पास जाएगा, ठीक है, ये पाथवे थोड़ा लंबा होता है डायरेक्ट वाला। अब स्ट्राइटम पहले एक्सटर्नस के पास जाएगा, एक्सटर्नस जो होता है ना वो सब हम्म। थैलेमिक न्यूक्लियाई को इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट होगा, और जब इसकी इनहिबिशन से क्या होगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा एक्टिवेट होगा। जब सब्सटेंशिया नाइग्रा एक्टिवेट होगा, मैंने कहा था जब भी सब्सटेंशिया नाइग्रा काम करेगा तो ये मूवमेंट नहीं होने देता, और थैलेमस को यानी कि इनहिबिट कर दे, और थैलेमस को वो फिर मतलब एक किस्म का खुद एक्टिवेट होगा तो थैलेमस को इनहिबिट करेगा। कि खुद एक्टिवेट होगा, थैलेमस को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। हाँ। थैलेमस बेसिकली ना, ये जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन बनाए हुए हैं, जो मैंने एक्चुअल फंक्शन बताया है कि होता क्या है, मोटर कॉर्टेक्स हमेशा स्ट्राइटम को एक्टिवेट करता है। स्ट्राइटम जो है ना, जब भी स्ट्राइटम हमेशा जो है सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट करता है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रही हूँ मैं, पाथवे के अकॉर्डिंग ही लगाई हुई, पॉजिटिव नेगेटिव साइन मैंने फंक्शन के लिहाज से लगाए। मोटर कॉर्टेक्स ने स्ट्राइटम को एक्टिवेट करना होता है, इसका रोल ये होता है। स्ट्राइटम में क्या करना होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा और ग्लोबस पैलेडिस इंटरनस को क्या करना होता है, इसमें इनहिबिट करना होता है, ठीक है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा ने थैलेमस को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। मैंने कहा ना सब्सटेंशिया नाइग्रा जब भी एक्टिवेट होगा तो वो क्या करता है, थैलेमस को कहता है कि तुम मूवमेंट नहीं कर रहे, तो थैलेमस को इनहिबिट करना इसका काम है, सही है। ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये आपने पाथवे के अकॉर्डिंग ही देखना है। अभी आप पाथवे को छोड़ें और मेरी बात समझें, समझने की कोशिश करें कि मोटर कॉर्टेक्स, अगर लेट्स सपोज कोई पाथवे नहीं है, मैं आपको वैसे कहूँ कि किसका क्या फंक्शन है। मोटर कॉर्टेक्स का फंक्शन है कि उस स्ट्राइटम को स्टिमुलेट करे, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। और जो स्ट्राइटम होता है वो क्या करता है, ग्लोबस पैलेडिस इंटरनस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट करता है। नॉर्मल कंडीशंस में ये इसका फंक्शन है। और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया कि सब्सटेंशिया नाइग्रा मूवमेंट को होने से रोकता है। अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा इंटैक्ट होगा तो मूवमेंट नहीं होने देगा, मूवमेंट नहीं होने देगा इसका मतलब थैलेमस को इनहिबिट करेगा। थैलेमस जो है ना, और नॉर्मल कंडीशंस में क्या करता है, मैंने पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है, देखिए। थैलेमस नॉर्मल कंडीशंस में मोटर कॉर्टेक्स से मूवमेंट कराता है, लेकिन अगर हम सब्सटेंशिया नाइग्रा के थ्रू थैलेमस को इनहिबिट कर देंगे तो क्या मूवमेंट होगी? मूवमेंट भी नहीं होगी। सही है। ये मैंने जो साइंस लगाए हुए हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने उसके फंक्शन के लिहाज से लगाए हैं। अब वही बात होगी इंटरनल पाथवे में, देखें। मोटर कॉर्टेक्स स्ट्राइटम को नॉर्मल कंडीशन में स्टिमुलेट करता है, और स्ट्राइटम जो होता है ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नस को स्टिमुलेट करता है। जब ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नस स्टिमुलेट होगा, जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नस थैलेमस को इनहिबिट करता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में कि एक्सटर्नल जो होगा वो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को नॉर्मल कंडीशंस में इनहिबिट करके रखता है, ठीक है। तो जब ये इनहिबिट करके रखता है, और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस सब्सटेंशिया नाइग्रा को स्टिमुलेट करके रखता है। बेसिकली ये नॉर्मल कंडीशंस की बात है। अभी समझ अब गया। इनके पॉजिटिव नेगेटिव याद कैसे करना है, ये रट्टा है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, हम इसके बारे में कुछ
ये बात समझ आ गई कि किस तरह मूवमेंट हाँ मूवमेंट हाँ, ये फ्लो समझ होती है। गया मैं, इस पूरी चीज़ को समझ गया जो आप समझाना चाह रही थी, उसको अब मैंने पिक कर लिया, जो अब आ जाए, डिफ़िकल्ट पार्ट था इसी का। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात पे आ जाए। इधर देखिए मैंने सबसे वाले नीचे वाले कॉर्ड पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। जी जी। वहाँ पे मैंने एमसेट के नाम से देखिए एमसेट लिखा हुआ है मैंने बुक के नीचे। हम्म। और दूसरी तरफ आ जाए, मैंने एम सेट है ना जो एम एस और आई टी, एम और सेट के दरमियान मैंने ई एन एक्स्ट्रा लिख दिया। जी। ठीक है, तो एम सेट और इनडायरेक्ट पाथवे में इन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब एम सेट के दरमियान में हमें बिल्कुल इन एक्स्ट्रा लिख देना है। तो एम एस आई टी के दरमियान में इन, क्योंकि इनडायरेक्ट पाथवे है। ठीक है, सही है। इनडायरेक्ट है तो थोड़ा लंबा है इसलिए ना। अब इसको ना इनडायरेक्ट नीचे देखें, इनडायरेक्ट मैंने निमोनिक बनाया हुआ है एम फोर। अब ये बेसिकली किस इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है हमें याद नहीं रहती ना कि कौन सा किसको स्टिमुलेट कर रहा है। इसको याद रखने के लिए आपने देखिए क्या करना है इनडायरेक्ट में। एम फोर मोटर, एम फोर मोटर, ठीक है। एस फोर स्ट्राइटम, पहले मोटर सिग्नल आएगा फिर स्ट्राइटम, स्ट्राइटम के बाद एस ई फोर एक्सटर्नस यानी कि ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस, फिर इसके बाद एन से न्यूक्लियाई सबथैलेमिक न्यूक्लियाई जो होता है, ठीक है। और आई से इंटरनस ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस जो होता है, और टी से थैलेमस। ये हो गया इंटरनेट पाथवे। अब इसमें से इन निकाल देंगे, बाकी एम से याद रखो, एम फोर मोटर कोर्टेक्स, एस फोर स्ट्राइटम, आई फोर इंटरनस यानी कि ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस, और टी फोर थैलेमस। ये पाथवे को याद करने का तरीका है। एम सेट और एम सेट के दरमियान इन लिख देंगे तो इंडायरेक्ट पाथवे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो मोटर है, स्ट्राइटम है, इंटरनस है, इंटरना है, ग्लोबस पैलेटिस इंटरना, एंड देन द थैलेमस। ठीक है। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका चलेगा। अब आ जाए, हम आते हैं उस पे, बेसल गैंग्लिया के। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बुक में बनी हुई है उसको देखें। जो डायरेक्ट पाथवे होते हैं ना डी वन के थ्रू एक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट वाला डी टू के थ्रू। ठीक है, हम्म। अब देखिए इनपुट फ्रॉम सब सब्सटेंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्टा, ये इन्होंने लिखा है। अब इस डायग्राम पे देखिए डायरेक्ट पाथवे इन्होंने बनाया है सबसे पहले। डायरेक्ट पाथ, अब इस सब्सटेंशिया नाइग्रा मैंने कहा ना मेन काम सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है कि उसने इनहिबिट कराना है कि स्टिमुलेट कराना है, इसलिए ऊपर इन्होंने कहा है इनपुट फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्टा डोपामाइन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट कर रहा है, डायरेक्ट पाथवे डी1 के थ्रू और डी2 के थ्रू इनडायरेक्ट पाथवे। अब पहले आप आ जाए डायरेक्ट पाथवे पे। डायरेक्ट सही पाथवे है। पे देखिए इन्होंने कहाँ से एरोज बनाना शुरू किए हैं। जो ये है ना ग्रीन वाले, ग्रीन वाला जितना भी है वो स्टिमुलेटरी है और रेड वाला इनहिबिटरी है। एरोज की बात कर रही हूँ, सही है। ठीक है। इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली दिखाया था। अब एक तो इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाई है ना, शुरू कहाँ से हो रही है ये मैं ये देख लूँ जरा। अब देखिए मोटर कॉर्टेक्स के पास आ रही है। मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल स्टार्ट हुआ था ना। हम्म। मोटर कॉर्टेक्स ने देखें कि जो ग्रीन वाला है वो साइड पे जा रहा है। मोटर कॉर्टेक्स के थ्रू ये सिग्नल आया इधर और स्ट्राइटम में आया। हमेशा ऐसे ही होता है कि मोटर कॉर्टेक्स के थ्रू सिग्नल स्ट्राइटम में आता है। अब स्ट्राइटम में जब सिग्नल आया तो आगे देखिए, अब इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग पाथवे दिखाई कि मोटर कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम में तो दोनों में आता है। अब स्ट्राइटम से आगे जाके किधर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें कहा था कि अगर ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस में जाएगा इनडायरेक्ट पाथवे में, इनडायरेक्ट वो सॉरी डायरेक्ट पाथवे में। अब डायरेक्ट पाथवे को फॉलो करेंगे कि डायरेक्ट पाथवे में ये ग्लोबस पैलेटिस एक्सटर्नस और इंटरनस को दिखाए हुए, ई वाला एक्सटर्नस और आई वाला इंटरनस। सही है। डायरेक्ट वाले को अगर आप फॉलो करें तो वो किधर जा रहे हैं, इंटरनस में। ऐसे है ना, जी बिल्कुल। इंटरनस में। और इंटरनस से मैंने कहा था ग्लोबस पैलेटिस इंटरनस से सब्सटेंशिया नाइग्रा, यहाँ से फिर आगे सिग्नल किधर जाते हैं, थैलेमस में। वही इन्होंने यहाँ दिखाया था, ये सिग्नल आया, ठीक है। हम्म। सिग्नल आके इधर, और उन्होंने ये देखिए ये भी लिखा है फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा इम्पैक्टा डायरेक्ट पाथवे में। ये अच्छा, ये सब्सटेंशिया अगर हम नाइग्रा, इस तरह समझे, मैं समझ गया आपकी बात को, कि ये जो इन्हें दिया हुआ है ना ये कि लेट से अभी आप ये डायरेक्ट पाथवे पढ़ रही है ना, तो डायरेक्ट जी पाथवे में ये कह रहे हैं कि कॉर्टिकल इनपुट जो आपने बताया, वो कह रहे हैं कि कॉर्टिकल इनपुट जब आया तो ग्लूटामेट वाला सीन है ये, और उसने यस फिर यस। आगे से गाबा रिलीज़ किया फ्रॉम द स्ट्राइएटम। अच्छा जी। अब इस वाले डायग्राम में स्ट्राइएटम कहाँ पर है? ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये स्ट्राइएटम है? नहीं, देखिए मैंने बताया था पुटामिन और कॉडेट ये दोनों मिलके स्ट्राइटम बना रहे हैं,
ऐसे ही बताया था ना। हाँ तो अब एक देखिए ये जो उन्होंने पुटामेन दिखाया हुआ है नीचे देखिए मेंशन किया हुआ लाइट ब्लू कलर का। हम्म तो ये जो पुटामेन है ना ये उसी स्ट्राइटम का पार्ट है, अच्छा, इसीलिए उन्होंने स्ट्राइटम दो चीजों से मिलकर बनता है, तो पुटामेन जो कि मोटर कंपाउंड मतलब है। ये हुआ कि क्योंकि देखिए पुटमन एंड कॉर्डेट, और कॉर्डेट न्यूक्लियस ये वाइट वाला है। कोडेट वाला, एक मिनट, व्हाइट वाला कहाँ है? तो मतलब ये हुआ कि आपका जब सिग्नल आया ना ऊपर से डायरेक्ट पाथवे में, तो कॉर्टिकल इनपुट वया द ग्लूटामेट स्टिमुलेट द गाबा रिलीज फ्रॉम द स्ट्राइटम। स्ट्राइटम में पीसी है, पुटामिन है और कॉर्डेट है। और फिर यहाँ से इसने रिलीज़ किया जो कि विच इनहिबिट्स द गाबा रिलीज फ्रॉम द ग्लोबस पिलाइडस इंटरना। तो ये अब नीचे आ गया और इसने यहाँ से ग्लोबस पिलाइडस इंटरना से गाबा रिलीज को इनहिबिट कर दिया। अच्छा आप इधर मेरी बात सुने, जो साथ में जो ब्रेन वाली डायग्राम है उस पे आए जरा, जी ब्रेन जी का जो क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है उस पे इधर देखिए, यहाँ पे इन्होंने लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ लिखा हुआ है पुटामेन ग्लोबस पैलेटस लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ और ये जो साइड पे बना हुआ है ये जो ऑरेंज कलर का बड़ा सा, हाँ ये थैलेमस है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए थैलेमस के बिल्कुल साथ हमारे पास ये पड़ा हुआ है हिस्सा जिसको इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पिंक, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। जो अच्छा सबसे अंदर वाला है उसको ग्लोबस पैलेटस इंटरनस, उसके बाहर वाला ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस और सबसे बाहर वाला पुटामेन, ठीक है। सही। एरोज देखें और उसके ऊपर आ जाए कॉर्डेट लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो बिल्कुल ऑरेंज सा छोटा सा सर्कल बना हुआ है उसके साथ देखिए कॉर्डेट लिखा हुआ है। अच्छा तो ये जो सबसे इसका सबसे बाहर वाला पार्ट यानी कि पुटामिन और ऊपर ये जो कॉर्डेट है, पुटामिन और कॉर्डेट ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारे पास स्ट्राइटम। दूर दूर पड़े हैं लेकिन हम ना दो चीजों को मिला के नाम दे रहे हैं, ऊपर वाले न्यूक्लियस कॉर्डेट को और नीचे वाले का सबसे बाहर वाला पार्ट, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्ट्राइटम। और अगर हम ग्लोबस पैलेटस इंटरनस एक्सटर्नस और पुटामिन इन दोनों को मिलाएं इस पूरे न्यूक्लियस को, उसको कहते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अच्छा, और फिर अगर ठीक हम है। ग्लोबस पिलाइडस को और पुटमन को, मतलब अजीब से चक्कर है, पहले पुटमन और कॉर्डेट को बोला स्ट्राइटम, फिर बोला कि पुटमन एंड ग्लोबस पिलाइडस बिकम लेंटिफॉर्म। तो सही ये है। आप कहते हैं लेंटिफॉर्म, वो लेंटिफॉर्म इसलिए कह रहे हैं लेंस की शेप का बन जाता है, लेकिन इसकी शेप देखें थोड़ी। तो लेंटिफॉर्म बेसिकली ना इसकी शेप के लिए इसको लेंटिफॉर्म कह दिया कि पुटामिन ग्लोबस पैलेटस इंटरनस एक्सटर्नस ये तीनों मिला के जिस तरह की शेप बना रहे हैं ना ट्रायंगुलर टाइप, इसको कह दिया लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और अगर सबसे बाहर वाला पार्ट पुटामिन और ऊपर वाला न्यूक्लियस कॉर्डेट इन दोनों को मिला के स्ट्राइटम कहते हैं। क्योंकि जो पुटामिन होता है ना वो हमारे पास होता है मोटर मूवमेंट्स के लिए, और जो कॉर्डेट होता है वो होता है हमारे पास कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए। ये इसको इसका कुछ मतलब नहीं, इसका मतलब ये समझिए दो चीजों को मिला के एक नाम दिया है, सही है। ठीक है। अभी उन्होंने स्ट्राइटम लिखा हुआ है ना जो पुटामिन को अंडरलाइन किया है, बेसिकली उन्होंने कहा स्ट्राइटम का जो पार्ट पुटामिन होता है वहां पे आता है बात पे। अब अगर ये हम कहने ये का मतलब देखें, है। ये जो इन्होंने दिया हुआ है ना कि आपने कॉर्टेक्स से इनपुट दिया, तो आपने हम्म स्ट्राइटम को दिया। स्ट्राइटम में मेरे पास दो चीज़ें, पुटमन है एंड कॉर्डेट है। हम्म, तो जो कॉर्टेक्स से ठीक। मैसेज जा रहा है वो या तो कॉर्डेट पे लग रहा है या पुटमन पे जा रहा है, ठीक है। कॉर्डेट अब पे नहीं अगर, जाएगा, पुटामिन पे जाएगा। हाँ कॉर्डेट पे नहीं जाएगा, मैंने आपको बताया मोटर मूवमेंट्स के लिए पुटामिन होता है, तो हम तो सही है। मोटर मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं ना ये। हाँ तो मोटर मूवमेंट्स के लिए वो पुटामिन पे जाए, इसीलिए मैंने पुटामिन अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। लेंटिफॉर्म में पुटामिन होता है, कॉर्डेट तो अलग पड़ा होता है सही है। ऊपर वाली साइड पे। बस इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल जाएगा पुटामिन में, पुटामिन में या स्ट्राइटम में जो भी कह लें डायरेक्ट पाथवे में। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्राइटम से फिर पाथवे सब्सटेंशिया नाइग्रा और ग्लोबस पैलेटस इंटरनस, वहाँ देखिए सब्सटेंशिया नाइग्रा के फाइबर्स भी जा रहे हैं साथ डायरेक्ट पाथवे में, ग्लोबस पैलेटस इंटरनस तक जा रहे हैं। और मैंने बताया था ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस हम चाहते हैं कि डायरेक्ट पाथवे है ना, तो हम चाहते हैं कि मोटर कॉर्टेक्स ऑन हो जाए, मूवमेंट हो, तो हम क्या करेंगे सब्सटेंशिया नाइग्रा को, जब हम चाहते हैं मूवमेंट हो तो सब्सटेंशिया नाइग्रा को डिस्ट्रॉय करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो सब्सटेंशिया सही है। नाइग्रा इनहिबिट होगा, इसलिए थैलेमस को इनहिबिट कर देगा, जब थैलेमस इनहिबिट होगा तो कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स इनहिबिट हो जाएगा, हम्म, ठीक है। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट पाथवे है तो हम चाहते हैं मूवमेंट हो, जब मूवमेंट हो तो हम सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट करेंगे ताकि थैलेमस एक्टिवेट हो जाए और मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करे। समझ आई? ठीक है।
ठीक है। तो ये डायरेक्ट पाथवे में थैलेमस भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि पीछे से हमने सबस्टेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट करके रखा हुआ है। सबस्टेंशिया नाइग्रा इनहिबिटेड है, सबस्टेंशिया नाइग्रा डिस्ट्रॉयड है ताकि मूवमेंट हो, तो थैलेमस भी एक्टिवेट होगा, मोटर कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट होगा। अब इनडायरेक्ट पाथवे पे आ जाए। इनडायरेक्ट पाथवे में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि उसमें स्ट्राइटम में सिग्नल जाता है, ठीक है। अब इधर देखिए स्ट्राइटम में सिग्नल आया है। स्ट्राइटम में सिग्नल आने के बाद इंटरैक्ट पाथवे में हमने पढ़ा था कि वहाँ स्ट्राइटम से किधर जाता है, ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस में। फिर इधर देखिए आप इधर एक्सटर्नस तक गया सिग्नल। एक्सटर्नस तक जब जाता है तो मैंने कहा था एक्सटर्नस वाला जो होता है ना, वो इनहिबिट कर देता है किसको, सबस्टेंशिया नाइग्रा, उसको सॉरी सबथैलेमिक न्यूक्लियाई को। ऐसे सही, पढ़ा था ना मैंने। बिल्कुल। यहाँ पे और मुझे मुझे सबथैलेमिक इस चीज़ का समझ आ गया है, लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ज़रा एक रीड दीजिएगा इसको कि जो लिखा है ना इसकी समझ आई है या नहीं, ये सिर्फ कंफर्म करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रीड करती हूँ, लेकिन एक आखिरी बात बता दूँ उससे पहले। मैंने जो आपको बताया कि देखिए अब ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमें कैसे पता चलेगा कौन सा, इसमें देखिए डिफरेंट एरोज लगे हुए हैं, कोई रेड है कोई ग्रीन है। अब ये भी चीज़ें याद नहीं रहती कि रेड वाला है या ग्रीन वाला, कौन से वाला मतलब एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी है। तो ना अब इसको याद, डायरेक्ट वाला जो मैंने लिखा था ना एमसिट, हम्म। इसमें याद रखना है आपने कि जो पहला वर्ड है और आखिरी वर्ड है यानी कि एम और टी, ये दोनों रेड से लिखने हैं, क्योंकि एम और टी दोनों रेड वाले हैं, इनहिबिटरी हैं, और दरम्यान में एस और वाई वाले, एस और आई वाले दोनों एक्साइटेटरी हैं, ठीक है। सही है, डायरेक्ट पाथवे में एम और टी यानी कि शुरू वाला और आखिर वाला दोनों इनहिबिटरी होंगे और दरम्यान वाले दोनों एक्साइटेटरी होंगे। सही है, ठीक और है। इनडायरेक्ट में भी सेम है। इनडायरेक्ट में ना, हम्म। इनडायरेक्ट का मुझे थोड़ा सा भूल गया हूँ, मैं आपको देख के बताऊँ कि इसमें कैसे देखिए, होता मैं है, अगर इसका आपको किस एक तरह बात से बताऊं, निकालेंगे। मैं आपको इसकी फाइनल बात बताता हूँ। चाहे आप जिस पाथवे के थ्रू भी आ जाए, सही है, ये ग्लोबस पैलेटस इंटरना या सबस्टेंशिया निग्रा आप चाहे डायरेक्ट आ जाए या इनडायरेक्ट आ जाए, ये इनहिबिट करेगा थैलेमस को, जी सही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप स्ट्राइएटम के थ्रू ग्लोबस पैलेटस को अप्रोच करते हो, सही है, जी डायरेक्टली थ्रू द ग्लोबस पैलेटस इंटरनस, सही है, जी तो आप इनहिबिट कर रहे हो थैलेमस को, बिकॉज आप ग्लोबस पैलेटस इंटरनस को तो स्टिमुलेट कर रहे हो, लेकिन सबस्टेंशिया नाइग्रा को वो फिर आगे से क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, वो आगे फिर इनहिबिट कर रहा है थैलेमस को। प्रॉब्लम ये है, अगर आप वहाँ से आते हैं थ्रू द ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस के थ्रू, तो अगेन सब थैलेमिक न्यूक्लियस के थ्रू आप स्टिमुलेट कर रहे हो ग्लोबस पैलेटस इंटरनस सबस्टेंशिया नाइग्रा पास कंपैक्टा रेटिकुलरिस को, तो वो अगेन इनहिबिटरी इफेक्ट है उसका थैलेमस पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हम जो भी करें, इनहिबिट होगा, थैलेमस से इनहिबिट यानी कि इनहिबिटरी सिग्नल मिलेंगे उसको, और आगे से वो फिर स्टिमुलेट करेगा खुद को। तो नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव लगाए हुए हैं ना, ये मैंने इसलिए लगाए हुए हैं कि सबस्टेंशिया नाइग्रा नॉर्मली थैलेमस को इनहिबिट करता है और थैलेमस नॉर्मली मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। यही यही अगर यही बात सबस्टेंस है, बिल्कुल यही, ये मेन, नॉर्मली, ये एक लफ्ज़ में आपने पूरा बता दिया। अच्छा, जी, लेकिन अब अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे में सबस्टेंशिया नाइग्रा इनहिबिट या स्टिमुलेट होता है, जैसे डायरेक्ट पाथवे में सबस्टेंशिया नाइग्रा इनहिबिट होगा, जब हम सबस्टेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट या समझे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मूवमेंट बढ़ेगी, थैलेमस और मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा, सही है, क्योंकि हमने मूवमेंट करानी है। लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे में इनहिबिटरी मूवमेंट होती है। इनहिबिटरी मूवमेंट कब होगी? इनहिबिटरी मूवमेंट तब होती है जब हम चाहते हैं मूवमेंट, सॉरी हम ये इनडायरेक्ट पाथवे नहीं चाहते ना मूवमेंट ना हो। अगर हम चाहते हैं मूवमेंट ना हो तो सबस्टेंशिया नाइग्रा एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि सबस्टेंशिया नाइग्रा ने इनहिबिट करना है ना मूवमेंट को। सही तो है, सबस्टेंशिया नाइग्रा एक्टिवेट होगा, सबस्टेंशिया नाइग्रा एक्टिवेट होकर थैलेमस को इनहिबिट कर देगा और थैलेमस जो होगा मोटर कॉर्टेक्स को इनहिबिट कर देगा। सही है, डायरेक्ट पाथवे में सबस्टेंशिया नाइग्रा इनहिबिट हो रहा है ताकि मूवमेंट हो, और इनडायरेक्ट पाथवे में सबस्टेंशिया नाइग्रा स्टिमुलेट हो रहा है ताकि मूवमेंट रुक जाए। समझ आ गई? ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हाँ पढ़ूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। इम्पोर्टेंट इन वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड रेजिस्टिंग पोस्चर। अब आगे लिखा है D1 रिसेप्टर डायरेक्ट पाथवे के होते हैं और D2 रिसेप्टर इनहिबिटरी पाथवे के होते हैं, इनडायरेक्ट पाथवे के होते हैं। अच्छा, फिर आगे लिखा है रिसीव्स कॉर्टिकल इनपुट, यानी कि कॉर्टेक्स से इनपुट आएगा, प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक टू कॉर्टेक्स टू मॉडरेट मूवमेंट।
है ना नेगेटिव फीडबैक, कॉर्टेक्स से ही सिग्नल आ रहा है और अल्टीमेटली कॉर्टेक्स को ही जा रहा है घूमते हुए, ताकि मूवमेंट मॉड्यूलेट हो सके। ठीक है। सही है। अब है स्ट्राइटम के बारे में बताया, स्ट्राइटम क्या होता है, विटामिन जो कि मोटर फूड कंट्रोल के लिए और कोडेट जो कि कॉग्निटिव कंट्रोल के लिए, विटामिन और कोडेट को मिलाकर स्ट्राइटम कहते हैं। पूरे लेंथ फॉर्म विटामिन और ग्लोबस पैलेटस को मिलाकर ट्यूबलाइट फॉर्म करते हैं। ठीक है। डायग्राम में देखेंगे। जी, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट फॉर्म है, ये तो एक्साइटेटरी। अब इसमें है सबस्टेंशिया नाइग्रा कंटेंटा इनपुट टू द स्ट्राइटम via nigrostriatal dopaminergic pathway releases GABA, which inhibits GABA release from globus pallidus internus, disinhibiting the thalamus. अब ये इतनी मुश्किल वाली चीज है ना कि इसमें दिमाग घूम जाएगा, इसलिए आप सिंपल जैसे मैंने आपको बताया ना, देखें सबस्टेंशिया नाइग्रा इनपुट टू द स्ट्राइटम via nigrostriatal dopaminergic release of GABA. जब GABA रिलीज होगा which inhibits GABA release from GPI, GABA इनहिबिट सिग्नल देगा ना GPI को, यानी कि जी, ग्लोबस पैलेटस इंटरनस। जब ग्लोबस पैलेटस इंटरनस को में GABA इनहिबिट करेंगे हम स्ट्राइटम के थ्रू, स्ट्राइटम ग्लोबस पैलेटस इंटरनस को सबस्टेंशिया नाइग्रा को क्या करा था, इनहिबिट, ऐसे ही हो रहा था ना राइट पास में। हम्म, और जब वो इनहिबिट होगा तो इसके क्या होगा, डिसइनहिबिटिंग द थैलेमस, सबस्टेंशिया नाइग्रा इनहिबिट हो गया। ठीक है। डिसइनहिबिटिंग द थैलेमस का मतलब क्या है कि एक्टिवेटिंग द थैलेमस, बेसिकली यही मतलब है ना इसका। हाँ, तो इधर नेगेटिव जब नाइट्रोसाइड पाथवे डिस्ट्रॉय हुआ तो हम चाहते हैं मूवमेंट हो, तो थैलेमस डिसइनहिबिट यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा विया द जीपीआई, यानी कि ग्लोबस पैलेटस इंटरनस के थ्रू मोशन बढ़ेगी, यानी कि मूवमेंट होगी। सही है। इस लाइन को छोड़ दें, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बता सिंपल करके बता दिया। भाई कोई ये बदमाश डायग्राम नहीं आपने है। शेयर किया है ना, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। और हाँ हाँ, कोई ये इसी कोई डायग्राम के थ्रू होगा। ये पाथवे वाकई में थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको ना, ये जो नेमोनिक आपने बनाया है, बस यही मेन चीज़ है इसमें। हमें यही याद रखना है कि यार कौन सा स्टिमुलेटरी है, कौन सा इनहिबिटरी है। और इनडायरेक्ट करेंगे। हाँ, अच्छा, इनडायरेक्ट में है बिल्कुल बात है, सब्सटेंशियल नाइग्रा कंटेंटा इनपुट टू स्ट्राइटम विया नाइट्रोसाइड डिटरमिनेटिव पाथवे रिलीज। अब इसमें वही बताया था कि स्ट्राइटम के बाद इनपुट किया या नाइट्रोसाइड डोपामिनर्जिक पाथवे रिलीज गाबा दैट डिसइनहिबिट्स सबथैलेमस न्यूक्लियाई। मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस के लिए आगे का है विया ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नल इनहिबिशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस, मेरी डायग्राम के साथ बोल दिया था, ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस इनहिबिट करता है सबथैलेमस न्यूक्लियाई को। वही बात मैंने बताई है घुमा के आके। ठीक है। और सब थैलेमिक न्यूक्लियाई आगे क्या करता है, आगे मैंने लिखा हुआ है कि एंड सब थैलेमिक न्यूक्लियाई स्टिमुलेट्स जीपीआई टू इनहिबिट थैलेमस। अब देखिए सब थैलेमिक न्यूक्लियाई ने क्या किया, स्टिमुलेट किया ग्लोबस पैलेटस इंटरनस और सबस्टेंशिया नाइग्रा को, ताकि थैलेमस क्या हो। अब सबस्टेंशिया नाइग्रा जब स्टिमुलेट होगा तो मैंने कहा था वो इनहिबिट कर देगा थैलेमस को। सबस्टेंशिया नाइग्रा ने क्या करना है, मोटर को मूवमेंट को रोक देना ताकि मूवमेंट ना हो। सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या कर देगा, थैलेमस को इनहिबिट कर देगा, थैलेमस अल्टीमेटली क्या करेगा, मोटर कॉर्टेक्स को इनहिबिट कर देगा ताकि मूवमेंट ना हो। समझ आई। सही है, सही है। बस ये क्लियर हो गया मेरे साइड से। अच्छा, ये मैं इस पे मेरा वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी ठीक। अभी आगे क्या है, आगे है, एक मिनट ज़रा मैं देखूँ ना इसमें। कॉर्टेक्स है और